अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रमज़ान और हम में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदावन से नेक मतलूब है। आज की ट्रांसमिशन का आगाज़ भी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करते हैं और कल जो नाम हमने डिस्कस किए थे उसके तसलसल से हम आगे बात करते हैं। हम बात कर रहे थे सूरह हशर की आयत नंबर 24 की और उसमें 3 नाम अल्लाह ताला के एक साथ बयान फरमाए गए हैं, अल खालिक, अल बारी और अल मुसव्विर। तो कल हमने अल खालिक अल बारी पर बात की थी और अब अल मुसव्विर पर बात करेंगे। और ये तीनों नाम चूँकि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इसीलिए इनको एक साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। तो अल मुसव्विर और अल मुसव्विर, चूँकि हम बहुत आसानी से उर्दू जानने वाले सब लोग समझते हैं कि मुसव्विर वो है जो तस्वीर बनाता है, और अल्लाह ताला जो है वो अपने आप को जब अल मुसव्विर कहता है, और अल मुसव्विर का मतलब ये है कि वो ही है जो सबसे बेहतरीन तस्वीर बनाने वाला या शेप देने वाला, जो प्लान अल खालिक ने बनाया था उसको एग्जीक्यूट किया अल बारी ने, और जो उसकी असल शेप और जो फॉर्म और जो एस्थेटिक्स हैं उसकी, वो सारी जहाँ से आती हैं वो क्वालिटी है। यानी कि नोक पलक दुरुस्त करना, नोक पलक दुरुस्त करना, उसको खूबसूरती देना, उसको ब्यूटिफाई करना, वो सारा काम जो है वो अल मुसव्विर वाली जो अल्लाह ताला की सिफत है उसकी बुनियाद पर होता है। और जब हम अल्लाह ताला की कायनात में नज़र दौड़ाते हैं तो छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ उसमें खूबसूरती नज़र आती है। कोई ऐसा एंगल होता है जिससे आपको वो हसीन लग रही होती है। बिल्कुल। और अगर आप देख लें कि फूलों को देख लें, पत्तों को देख लें, दरख्तों को देख लें, फिर उसके अलावा अगर आप जानवरों को देख लें, बिल्कुल पहाड़ों को, झीलों को, आप जानवरों को, चरिंद परिंद को देखें, इंसेक्ट्स को देख लें, एक मक्खी की भी अगर डिटेल देखी जाए माइक्रोस्कोप से, या एक मकड़ी की अगर डिटेल देखी जाए, तो उसके अंदर बैलेंस, हार्मनी और जो ब्यूटी है वो कितनी ज़्यादा हमें नजर आती है। मछली के ऊपर जो रंग और वो शेल जो उसका जो स्किन होती है, वो आप देखें कितनी खूबसूरत, और कैसी कैसी खूबसूरत मछलियाँ समुंदर में हैं। और अभी तो साइंसदान ये कहते हैं कि सिर्फ 5% एक्सप्लोर किया गया है पानी जितना इस दुनिया में है। तो जब एक्सप्लोर मज़ीद होगा तो क्या क्या वहाँ से चीज़ें नज़र आएंगी अल्लाह ताला की तख्लीक करदा। तो ये सारी चीज़ें उस अल मुसव्विर ने बनाई, और फिर सबसे बेहतरीन क्रिएशन उसकी अशरफुल मखलूकात इंसान, जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आले इमरान में कि वही है जो तुम्हारे माओं के पेट में तुम्हारी शक्ल बनाता है, और वो ही सबसे बेहतरीन खालिक है। उसने हमें सबसे बेहतरीन शक्ल पर पैदा किया है। तो इस पर अल्लाह ताला का हम जितना शुक्र अदा करें वो कम है। और फिर हमारे जिस्म के अंदर, जिस्म के बाहर, जिस्म, एक एक हाथ, पाँव, उंगलियाँ, एक एक नफासत है ना बेसिकली। बिल्कुल नफासत है। तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। और एक आखिरी चीज़, जब हम खुद कुछ क्रिएट करना चाहता है ना, इंसान गड़बड़ हो जाती है कहीं ना कहीं उस प्रोसेस के दरमियान में, कोई नुक्ता टेढ़ा लग गया, कोई लाइन लकीर जो है वो खींचते खींचते टेढ़ी हो गई, कुछ ना कुछ हो जाता है। या चलें, अगर आप तख्लीक करना भी चाहें, मिसाल के तौर पर साइंस फिक्शन मूवीज़ की मिसाल दी जिस साहब को देख रहा था, पढ़ रहा था, तो अगर हम कहें कि भाई चलो इंसान नुमा कोई चीज़ इंसान तख्लीक कर ले अपनी इमेजिनेशन से, सही है, तो जितनी साइंस फिक्शन मूवीज़ हैं उसमें आप देख लें एलियंस को जिस तरह पोर्ट्रे किया जाता है, कहीं से वो खूबसूरत लग रहा होता है? नहीं, कहीं से नहीं लग रहा होता। और फिर उसके वही वो हाथ, पाँव, नाक, कान बनाए हुए होते हैं। यानी कि इंसान सोच भी नहीं सकता, जो चीज़ें उसके सामने हैं उसके अलावा वो कुछ सोच भी नहीं सकता। और अल्लाह ताला है जो कि तख्लीक करता है, और ऐसा तख्लीक करता है कि उस जैसी फिर कोई मिसाल नहीं मिलती। इंसान जब भी तख्लीक करता है तो वो कहीं से रेफरेंसेस लेता है कि हाँ इंसान ऐसा है तो शायद एलियन भी ऐसा ही होगा, वो कुछ इस तरह की चीज़ें बना लेता है। मगर जाहिर है वो जो तख्लीक का कमाल हासिल है वो सिर्फ और सिर्फ उसी ज़ात को हासिल है। बिल्कुल ऐसा ही। अब आपको मैं खैबर पख्तूनख्वा ले जाऊँ, बड़ी एक खुशी की खबर वहाँ पर हमें आई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जो मुआवन खुसूसी हैं बराए बल्दियात और देही तरक्की, कामरान बंगर साहब, उनको कोविड-19 से वो सेहतयाब हो गए हैं। 24 अप्रैल को उनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी, जिसके बाद वो 14 दिन के लिए करंतना में रहने के बाद अब उनका दोबारा कोरोना टेस्ट जब किया गया तो वो मनफी आया। और कामरान बंगश हमारे साथ होंगे, उनसे हम जानेंगे कि ये वक्त कितना मुश्किल था। जब टेस्ट नेगेटिव पॉजिटिव आता है तो आपको पता चलता है क्या फीलिंग होती है। अच्छा, उन्होंने अपने ख़ानदान से अलहदा ये 14 दिन कैसे गुजारे, घबराते थे, क्या फीलिंग्स थी? कामरान बंगश साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कामरान। जी अस्सलाम वालेकुम शिफा और अवैस, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। रमजान मुबारक हो आपको। यू लुक वेरी हेल्दी माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, आपको भी मुबारक। रमज़ान भी मुबारक हो और कोविड से जो छुटकारा है, सेहतयाबी है, वो भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप खुश हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि ये अब ज़रा अगर हम इसको थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्टिवली देखें तो ये आपको कब एहसास हुआ कि आपको ये बीमारी शायद हुई है और आपको टेस्ट करवाना चाहिए? ये आपको कब अंदाज़ा हुआ था इस चीज़ का? क्या अलामात आपने महसूस की थी, कुछ बताइए। अवैस,
हमारी चूंकि ड्यूटी ऐसी है कि हमें पब्लिक में रहना होता है, आपने लीडरशिप प्रोवाइड करनी होती है आवाम को, उनको कन्विंस करना होता है, जो आप कह रहे हैं, जो आपको प्रिकॉशंस लेने हैं उनको बार बार बताने होते हैं। तो मैं तो पहले दिन से, जब से ये कोविड-19 पाकिस्तान में आया, तो मैं खुद बाहर जाके मेगाफोन पकड़ के लोगों को कहता होता था कि जी आप घरों में जाएंगे। इंटरेस्टिंगली कुछ ऐसी सिचुएशन इरप्ट हुई कि मेरे हल्के की बहुत ज़्यादा करीबी जो मेरे लोग हैं उनमें से एक जो हमारे नाजिम साहब हैं, उनकी फैमिली में मैयत हुई, उनका अंकल जो है वो फोत हुआ। तो मैं उधर चला गया। अब उधर मेरे साथ जो स्टाफ गया हुआ था या वो जो नाजिम साहब थे, उन्होंने अपनी फैमिली के सब लोगों को रिक्वेस्ट की कि जी आप ना मिलें MPA साहब से, क्योंकि मिलना जुलना जो है वो मुमकिन नहीं है। लेकिन वो चूंकि बुजुर्ग होते हैं, लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हमसे, तो वो ज़बरदस्ती आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं यार हम तो मिलेंगे, हम अपने MPA साहब से कैसे दूर रह सकते हैं। तो जब मैं उधर मिला तो मैं उधर मिलने के फ़ौरन बाद मैंने जो सैनिटाइजर्स हैं वो भी यूज़ किए। लेकिन मुझे फीलिंग हुई कि इतने ज़्यादा लोगों से मैं मिला हूँ तो खुदा ना खासा कोई इन्फेक्टेड ना हो बंदा। तो मुझे उस दिन वैसे ही आपको वो सबकॉन्शियस में आपको लगना शुरू हो जाता है कि शायद कुछ हुआ है। तो वो जब 3-4 दिन गुजर गए, मैं बीच में साउथ का विजिट भी मेरा था, सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स का, बनू, डी खान, करक, कोहाट, उधर भी। लेकिन उधर खैर मैंने काफ़ी ज़्यादा, मैं लोगों से मिला नहीं हूँ, मैंने मास्क वगैरह भी पहना हुआ था। लेकिन मुझे फीलिंग हो रही थी कि शायद कुछ फीवर हो रहा है या कुछ कफिंग सी हो रही है। तो वो जब मैं उधर से आ गया तो विदाउट मीटिंग माय फैमिली मैं घर में ही जो है वो साइट पे हुआ, और अगले दिन सुबह सवेरे मैंने टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आ गया। तो टेस्ट कराते हुए भी कमरान, टेस्ट कराते हुए भी तो दिल घबरा ही रहा होता है। मतलब ये बीमारी ऐसी है कि आपको कोई पता नहीं चलता हो जाएगी तो क्या होगा। आप भी घबराए हुए थे जब टेस्ट करा रहे थे? अच्छा, मुझे जो सबसे ज़्यादा घबराहट थी वो इस बात की नहीं थी कि मैं या फाइट नहीं कर पाऊंगा या खुदा ना खास्ता मौत आ जाएगी। मुझे जो सबसे ज़्यादा टेंशन थी वो ये थी कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो एजेड हैं। तो ये जो जितना मैंने पढ़ा था, जितना और लोगों से मैंने डिस्कस किया था, तो यही बताया गया था कि ये एजेड लोगों को, जो एल्डरली सिटीजन्स हैं, उनको ज़्यादा हिट करता है। तो मुझे टेंशन थी अपने पेरेंट्स की। जब मुझे पॉजिटिव आ गया तो सिर्फ एक मुझे टेंशन जो थी, डिप्रेशन थी, वो वालिदैन की थी। तो उनका अल्हम्दुलिल्लाह जब पॉजिटिव आ गया तो फिर मेरा मोराल और भी हाई हो गया। मैंने कहा मैं तो फाइट कर पाऊंगा इसको। अच्छा, लोग डरते हैं वरना टेस्ट करवाते हुए ना कि ये भाई टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो ये तो अच्छी बात है कि आपने उस चीज़ को तो अपने अंदर, वो डर तो आपके अंदर नहीं था। लेकिन ज़ाहिर है एक परेशानी ये होती है कि जब टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए तो आप ये सोचते हैं कि मैं तो अपने घर वालों से अलग रह लूँगा, लेकिन मेरे घर वाले मुझसे अलग कैसे रहेंगे। वो एक ज़ाहिर जज्बाती कैफियत होती है, उससे कैसे डील किया और फिर आपके घर वालों ने कैसे कोप अप किया इस पूरी सिचुएशन से? घर वालों में जो सबसे ज़्यादा अटैचमेंट होती है बंदे की, वो अपने बच्चों के साथ होती है, फिर जो है वो पेरेंट्स के साथ। तो मैं जिस रूम में क्वारंटाइन हुआ उधर एक खिड़की से मैं उनके साथ रास्ते में था। मतलब वो आते जाते होते थे। लेकिन हाँ, इतना था कि मैं घर में ही था तो उनको ये टेंशन नहीं होती थी। फिर पेरेंट्स में जो वालिद हैं मेरे, वो थोड़े से हाइपरटेंसिव हैं, तो वो बेचारे जो है वो रात को भी रूम के बाहर खड़े होते थे, दिन को भी, कि कहीं इनको कफिंग तो नहीं हो रही, कहीं इनको कोई मसला तो नहीं है। तो वो एक इमोशनल सी सिचुएशन थी कि इनको कैसे, मैं साइकोलॉजिकली भी इनकी काउंसलिंग करता था, फ़ोन भी करके उनको मैं बार बार बता देता होता था कि मैं ठीक हूँ, आप लोग फिक्र ना करें। लेकिन बीच में इसके स्पेल्स आते होते हैं ना, ये जब आपको हिट करता है ये वायरस, तो दरमियान में स्पेल्स आते हैं कफिंग के और उनके। तो अगर कहीं पे वो इस तरह की सिचुएशन हो जाती थी तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन थी। लेकिन वालिद है, वालिद की मोहब्बत है, वो तो उनको तो फिक्र होनी ही है और होनी भी चाहिए। जो मोहब्बत उनकी है वो ज़ाहिर है किसी की नहीं हो सकती। आपकी जो बच्चे हैं वो भी छोटे हैं, तो वो फिर किस तरह डील कर रहे थे इससे? अच्छा, एक मेरी बेटी है और एक बेटा है। तो जब रिजल्ट्स आ गए तो जो बेटा है वो छोटा है, उनका इनकन्क्लूसिव आ गया। अब इनकन्क्लूसिव में जो प्रोटोकॉल्स हैं वो ये है कि इनकन्क्लूसिव कंसिडर होता है कि 50% पॉजिटिव। तो अब वो मेरे लिए इंतहाई टेंशन की बात ये थी कि चूंकि बच्चा है बहुत ज़्यादा छोटा, कोई कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए। तो उसके बाद जो है वो ये था कि मेरी वालदा के साथ उसकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, उनसे दूर रखना था उसको, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा कि हम 14 डेज़ के बाद इनका दोबारा टेस्ट कराएंगे। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आ गया। तो मुझे ये टेंशन थी कि बच्चा, तो इसमें ओवरऑल ग्लोबल स्टडीज़ ये हैं कि ये बच्चों को अंडर 10 ईयर्स के उनको हिट नहीं करता। तो
उनका तो मुझे इतनी टेंशन नहीं थी, लेकिन ये था कि ये कहीं मेरी वालदा के साथ जो है ये ज़्यादा ना हो, तो उनको उनसे दूर रखना ये भी एक चैलेंज था। फिर अपने आप से भी उनको दूर रखना था कि कहीं खुदा ना खास्ता ये इनकन्क्लूसिव है, पॉजिटिव ना आ जाए। तो वो भी वो खिड़की के ज़रिए मेरे साथ अक्सर राब्ते में रहता था, फ़ोन पे भी बात हो जाती थी। तो अब बच्चों से दूरी थी, टेंशन थोड़ी सी होती थी, लेकिन चलें घर में ही होता है बंदा तो इतना मसला नहीं होता। अच्छा, ठीक। अच्छा, ये बताएं कामरान कि आप खुद भी क्योंकि बल्दियात को भी देखते हैं, लोकल गवर्नमेंट्स को भी देखते हैं, लोगों से भी बहुत मिलना जुलना होता है, आपका ऑन ग्राउंड सिचुएशन से आप वाकिफ़ हैं। अब एक तरफ गवर्नमेंट जो ये कह रही है कि लॉकडाउन में ईज़ करनी है और जो सख्तियाँ हैं वो ज़रा कम करनी है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये क्या नुकसानदेह साबित होगा या आपके ख्याल में लोग इतना समझ गए हैं अब कोरोना वायरस को कि वो एहतियात करेंगे अगर लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है तो? शिफा, मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं सिटी का विज़िट करके आया हूँ, तो मुझे लग रहा है कि लोग जो है वो मतलब आप जितना भी फोर्स करेंगे लोग निकलेंगे। लोगों की ज़रूरियात होती हैं, लोगों ने अपने घरों को चलाना होता है, अपने बिजनेसेस को, अपने घर के लिए सौदा सल्फ लेके आना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ा सा अब जो है वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही थी। तो मेरे ख्याल से जो खान साहब का जो है, और ग्लोबली भी आप देख लें तो USA, इटली, स्पेन, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी अब लॉकडाउन को ईज़ करने के उसमें हैं। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा ख़तरा है वो है कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, जिनमें सिम्टम्स नहीं है लेकिन वो कैरियर्स हैं, वो ट्रांसमिट ना कर जाएं जो लोगों में। मतलब मुझे भी शुरू में इतने ज़्यादा सिम्टम्स नहीं थे देखा जाए तो, लेकिन जिस बंदे से मुझे ट्रांसमिट हुआ है शायद उसमें भी सिम्टम्स नहीं थे। तो ये पर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है, शायद मास लेवल पे इसकी ट्रांसमिशन हो, खुदा ना खास्ता। तो मेरे ख्याल से जो बुनियादी 2-3 चीज़ें हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं अगर लॉकडाउन ईज़ भी होता है। एक, मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर एक मास्क आप पहनना शुरू कर दें तो 50% तक आप इसको ओवरकम कर पाएंगे। दूसरा जो है वो लोगों के साथ ज़्यादा डिस्टेंस रखना, यानी सोशल डिस्टेंसिंग, आप लोगों से दूर रहें, आप लोगों के साथ हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें। हमारा सोशल फैब्रिक ऐसा है कि हमें मजबूरन, जैसे मैं मिला हूँ, मजबूरी थी लोगों के साथ मिलना, तो लोगों के साथ मेल जोल कम से कम रखना है, और सैनिटाइजर्स, हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना है। इसमें शिफा मेरी एक, चूँकि अब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी है सारे व्यूअर्स जो हैं उनको, कि वो अपना इम्यून सिस्टम को अच्छा रखें, नेचुरल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें, ताकि जब आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है इसमें ये इतना ज़्यादा फिर नुकसान नहीं करता। तो मेरे ख्याल से आपने इन 14 दिनों में अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए? मैंने फ्रूट्स के जो जूसेस हैं, जो फ्रेश जूसेस हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया। विटामिन सी के जो टैबलेट्स हैं, जो च्यूएबल टैबलेट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। जिंक के जो टैबलेट्स हैं, जो जिंक जिन वेजिटेबल्स में भी हैं, जिन फ्रूट्स में है, उनको ज़्यादा लेना चाहिए। तो ये एक जो है वो नेचुरल सी चीज़ है। हदीस में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके बारे में फरमाया है। कलौंजी जो है, ये कलौंजी का मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा फील हुआ है कि, और जितने भी मैंने स्टडीज़ देखे हैं उनमें जो ब्लैक सीड है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और अगर आप वो बगैर किसी उसके लें, च्यू करें, उसको दांतों से चबाएं, तो उसका जो पानी होता है वो आपके जब ये जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसमें जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हनी का बहुत ज़्यादा उसमें मतलब मुझे जो पर्सनली फील हुआ है, अगर आप शहद में काली मिर्च को मिलाएं तो उससे आपका जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है वो बड़ा क्लियर हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर आप रेगुलरली लें, वैसे भी आम हालात में भी इनको लेना चाहिए, कि अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो ये इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। बैक टू द बेसिक्स की बात होती है ना, कि हमें नेचुरल और बेसिक चीज़ों की तरफ जाना चाहिए, अदरवाइज़ हम जिस तरह आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल के आदी हो चुके हैं वो नुकसानदेह है, और उसका नुकसान हमने देख लिया बहुत सारी चीज़ों की सूरत में। अच्छा, अब एक और चीज़ ये बताइए कि जब हम ख़ासतौर पर KP की बात करते हैं तो बहुत सारी ख़बरें ये आती हैं कि लोग लॉकडाउन पर अमल करने में ज़रा रिलक्टेंट थे, और वहीं पर बात हो रही थी स्कूल्स को खोलने के हवाले से भी। तो आपको क्या लगता है कि क्या हमारे अवाम ये बात समझ जाएगी कि अब हुकूमत ने जिम्मेदारी अवाम पर ट्रांसफ़र कर दी है, अब अवाम ने अपने आप को बचाना है, हुकूमत इससे ज़्यादा कर भी नहीं सकती, वो आपको ज़्यादा लॉकडाउन में रख भी नहीं सकती वरना आपका नुकसान है, अब आप बाहर निकलेंगे तो आपको बचाना है अपने आप को खुद। अवैस, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अवाम को समझना चाहिए वो है कि इसका जो चेन रिएक्शन है वो बड़ा ख़तरनाक है।
अगर तो जैसे हम और आप हेल्दी हैं, हमें हो जाए तो इतना ज़्यादा, जैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गया हूँ, मेरे काफ़ी दोस्त, मेरा जो फोटोग्राफर था वो रिकवर अल्हम्दुलिल्लाह आज हो गया है, जो मेरे साथ होता था। लेकिन इसमें अगर हमने केयर नहीं की, जैसे मैं आपको मैंने बात बताई, मुझे बहुत ज़्यादा जो गिल्ट है वो फील होती है अगर खुदा ना खास्ता मेरे पेरेंट्स को ये हो जाता, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती, अगर मेरे से किसी में ट्रांसमिट हो जाता और वो अगर खुदा ना खास्ता मर जाता या उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाती। आज ही मुझे रिपोर्ट मिली है कि हमारे एक TMO जो टाउन म्यूनिसिपल ऑफिसर हैं, उनको ये कोरोना हो गया था और उसको चूंकि सिम्टम्स नहीं थे तो उसकी वजह से उनके पेरेंट्स को हुआ और आज उनके वालिद साहब इंतकाल कर गए। तो ये अवाम को इस बात को समझ लेना चाहिए कि चले हम तो सरवाइव कर लेंगे, हम हेल्दी हैं, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है, लेकिन अगर हमारे से किसी और बंदे में ट्रांसमिट हो गया और वो उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हुआ, जैसे एल्डरली पर्सन्स होते हैं, या अगर हम किसी जगह पे जा रहे हैं, बाजार में घूम फिर रहे हैं, इलाके में घूम फिर रहे हैं और उधर किसी को हमारे से ट्रांसमिट हो गया और वो खुदा ना खास्ता मर गया, तो ये शायद ये वो एहसास गुनाह है कि जो सारी ज़िंदगी फिर बंदे को इफेक्ट करेगी, बल्कि हेयर आफ्टर में भी हमें जवाब देना होगा कि हमें बताया गया था कि आपने एहतियात नहीं की। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कामरान आपका, और हमारी दुआएं सबकी आपके साथ थी। अब खैर से आपसे एहतियात हो गए हैं, अब कोशिश करें कि लोगों को भी समझाएं, थोड़ा बहुत जो कैंपेन करनी है वो कैंपेन भी जरा इफेक्टिवली करें, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह हमारे साथ शादाना गुलजार थी और वो कह रही थी कि गाँव में क्योंकि लोगों ने केसेस नहीं देखे ना कोई अमवात देखी अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसकी वजह से उसका जो नुकसान है वो ये है कि वो यकीन नहीं करते, वो कहते हैं भाई ये कोई कॉन्स्पिरेसी आई है और वेस्ट पे डाल देते हैं सारा कुछ कि ये उनकी तरफ से आया है और अब ये गवर्नमेंट हम पे इम्पोज कर रही है। जिन लोगों ने चीजें देखी हैं उनको अब ये समझना है कि देखिए अब लॉकडाउन खत्म हो रहा है, कोरोना खत्म नहीं हो रहा, तो कोरोना से तो आपने डील करना ही है और वो सारी एहतियात करनी ही जरूरी है जो आप लॉकडाउन में कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, अब जरा भूल गए हैं कुछ, आप अभी तक भूले हुए हैं क्या? आपने कहीं ले जाना होता है हमें। मैं आपको ले जाता हूँ, बिल्कुल। आज मैं आपको एक बहुत ही खास मुल्क लेकर जाता हूँ और एक छोटे से क्यूट से प्यारे से मुल्क लेकर जाता हूँ जिसका नाम है ट्यूनिस। शहर जैसा भी हो, छोटा या बड़ा, उसकी दरो दीवार, तारीख और गलियों में दौड़ती जिंदगी उसकी पहचान होती है, जैसे तुनिस के कल्ब में कैरवान। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के दौर में अरब से सालार अकबा बिन नाफे ने तुनिस की फतह के बाद कैरवान शहर की बुनियाद रखी। 670 ईस्वी में इस शहर में अफ्रीका की पहली मस्जिद अकबा बिन नाफे की तामीर हुई। मस्जिद अकबा ने दीनी और दुनियावी तालीम के लिए यूनिवर्सिटी का किरदार अदा किया। पूरी दुनिया से ताजिर, उलमा, फुकहा, मुअर्रिख, मुहद्दिस और माहिरीन तारीनात यहाँ आए और आबाद होते चले गए। इस तरह कैरवान इस्लामी दुनिया का इल्मी मरकज बन गया। ये शहर मक्का, मदीना और बैतुल मक़दस के बाद चौथी सबसे मुक़द्दस जगह है। इसकी वजह यह है कि इस शहर की आबादकारी सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस हाथों से हुई। कैरवान की मस्जिद के मीनार दुनिया की मसाजिद में सबसे कदीम मीनार है। इस शहर को 1988 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया। कैरवान 909 ईस्वी तक अल-मग़रिब में कायम इस्लामी सल्तनत का दारुल हुकूमत रहा है। इस सल्तनत में मौजूद ट्यूनिस, तुराबलस और अलजायर शामिल थे। उमवी दौर के बाद अब्बासी खलीफा हारून रशीद के दौर में ये इलाका नीम खुद मुख्तार हो गया और यहाँ अगलबों की सल्तनत कायम हुई। अगलबों ने कैरवान से 10 किलोमीटर दूर रकादा शहर को अपना दारुल हुकूमत बनाया। उस्मानी दौर में ट्यूनिस को खुद मुख्तारी हासिल हो गई। 12 मई 1881 में फ्रांस ने ट्यूनिस पर कब्जा कर लिया। फ्रांस का ट्यूनिस पर यह कब्जा 20 मार्च 1956 तक कायम रहा। फ्रांस से आज़ादी के बाद हबीब बुरकिया आज़ाद तुनिस के पहले सदर मुंतखब हुए। तुनिस एक अवामी जमहूरिया है जहाँ सदारती निज़ाम राइज है। तुनिस में आज़ादी के बाद अब तक सिर्फ 5 सदर बने हैं, बावजूद इसके कि सदर का दौरानिया 5 साल है। इसकी वजह आज़ादी के बाद से मुल्क में एक ही पार्टी RCD की इजारादारी है। 2011 तुनिस के इनकलाब का साल है, जिसका पेश खेमा एक ऐसा वाक़या बना जिसमें एक फल फरोश मोहम्मद बू अजीज़ी ने खुद को आग लगाकर खुदसूसी की, जिसके बाद पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू हो गया और 23 साल से इक़्तिदार पर काबिज सदर ज़ैनुल आबिदीन बिन अली को इस्तीफ़ा देना पड़ा। अरब स्प्रिंग की इब्तिदा इसी इनकलाब से हुई। कैस सईद तुनिस के मौजूदा सदर हैं, जिन्होंने 23 अक्टूबर 2019 को अपना ओहदा संभाला है।
तुनिस, जिसको त्यूनिस भी कहा जाता है, इसके दारुल हुकूमत का नाम भी तुनिस है। तुनिस की कुल आबादी 1 करोड़ 19 लाख के लगभग है, जिसमें से 98% मुसलमान हैं। ज्यादातर आबादी बर्बर और अरब हैं, जबकि थोड़ी तादाद में दूसरी नस्ल के लोग भी हैं। अरबी तुनिस की कौमी जबान है, जबकि यहाँ फ्रांसीसी और अंग्रेजी भी बोली जाती है। तुनिस शुमाली अफ्रीका में बुहेरा रोम के साहिल पर वाक़ है। इसकी सरहदें मगरिब में अलजायर और जुनूब मशरिक में लीबिया से मिलती हैं। मुल्क का तकरीबन 40% हिस्सा सहराए आजम सहारा पर मुश्तमिल है, जबकि बाकी इलाका जरखेज जमीनों और 300 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी पर मुश्तमिल है। इसका कुल रकबा 1,63,610 मुरब्बा किलोमीटर है। तुनिस शुमाल अफ्रीका में सबसे छोटा इस्लामी मुल्क है। बुहेरा रोम में त्यूनिस का जरबा जजीरा अरब, बर्बर, यहूदी और अफ्रीकी तहजीबों का संगम है। कदीम जमाने में यहाँ के यहूदी जेवरात का काम किया करते थे, जिससे ज्यूस से ज्वेलरी का लफ्ज वजूद में आया। त्यूनिस के मेहदिया सूबे में एल्दजिम का इलाका कदीम इमारतों के लिए मशहूर है। रोमन एम्फी थिएटर के अलावा यहाँ पर दुनिया की कदीम तरीन इमारतें अपनी बेहतरीन हालत में मौजूद हैं। त्यूनिस में कोरोना वायरस के 1026 केसेस सामने आए, जिनमें से 44 अफराद की हलाकतें हुई। जी, तो बड़ी प्यारी वाकई छोटी सी जगह रह गई है, ये पता नहीं कैसे रह गई मुझसे ये। अच्छा हाँ, जैसे कि मैंने पूरी दुनिया देखी हुई है ना। ये मैंने खास आपको जुमला छेड़ने के लिए बोला था, लेकिन आगे से आपको रोजा लगा हुआ है, आपने आगे से ये जुमला मुझ पे मारा नहीं। मैं तो अभी शौक में था कि अच्छा ये वाली रह गई है आपसे। मैं तो समझ रहा था कि शायद आप कहेंगी कि हाँ ये तो मेरी देखी हुई जगह है सारी। अच्छा नहीं, ये वैसे थी बड़ी प्यारी। अच्छा, चुनाव अच्छा था। चुनाव बस मैं चुनता हूँ अच्छे तरीके से, और फिर प्रेजेंटेशन के लिए हमारी टीम सारी जो है वो काम करके दिखा देती है। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की है कि ये जितनी मुस्लिम कंट्रीज हमने दिखाई हैं, पूरे रमजान हमारा जो ये सिलसिला होता है, इतनी रिच हैं हेरिटेज में, आर्किटेक्चर में, कल्चर में, खुराक में, फूड जो इनका है। लेकिन हमारे यहाँ से ज्यादातर लोगों का जो रुझान है जाने का टूरिज्म के लिए या पढ़ने के लिए या कोई और एक्टिविटी हो, तो वो यूरोप की तरफ या फिर अमेरिका, क्यों है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। कमेंट नहीं कर सकता, ये तो आप बताएं क्यों है। ये मेरा ख्याल है उनकी प्रमोशन ऐसी है, मार्केटिंग सही, मार्केटिंग उनकी ऐसी है जबरदस्त। ये सारी चीजें जो भी प्रमोशन जो हम वहां पर टूरिज्म करने जाते हैं, ये सब कुछ इन ममालिक में आपको मिलेगा। मतलब राइड्स हैं, बच्चों की एक्टिविटीज हैं, तो वो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। इनका बस मेरा ख्याल है कि इनकी मार्केटिंग के लिए इनको सही बंदे हायर करने हैं। जिसके पास, अक्सर वो कहा जाता है ना कि जिसके पास मिट्टी होती है वो अच्छी मार्केटिंग करके उसे सोना बना देता है और बेच देता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सोना होता है लेकिन वो अच्छे तौर पर उसे प्रमोट नहीं कर सकते और वो मिट्टी के दाम भी नहीं बिकता है। अब इससे मुझे पाकिस्तान याद आ गया। पाकिस्तान के पास टूरिज्म में आप देख लें क्या क्या है, मतलब, और क्या क्या नहीं है। हाँ, बिल्कुल क्या नहीं है, लेकिन ये है कि वही बात है मार्केटिंग, वो जो पाकिस्तान को ब्रांड बनाने वाली बात है। हाँ। वो भी एक वादा है बेसिकली। ये इस रमजान हमने वो वादा याद कराया है गवर्नमेंट को, अपना भूला भटका वादा, उस पर भी कुछ काम करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारे वादे हैं जिन पर काम जो है वो करना चाहिए। हाँ। लेकिन एक और वादा भी होता है और वो वादा होता है ब्रेक का। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। और वादा आपसे ये है कि बहुत अच्छी सी ट्रांसमिशन आज भी आपके लिए ब्रेक के बाद मौजूद है। वेलकम बैक रमज़ान, और हम एक मरतबा फिर खुशामदीद। शऊर क्या है? अगर इंसान ये जान ले कि वो दुनिया में भेजा गया है, ना कि खुद आया है, वो भेजा गया है, तो ये शऊर है। वो क्यों आया है, ये शऊर है। शऊर ये है कि मिट्टी में बीज की तरह इंसानी रूह मुमकिन तौर पर मौजूद है। जैसे सूफिया अपने कलाम के ज़रिए इंसानों को जगाने की कोशिश करते हैं, जिसमें ये शऊर जाग जाए, वो फिर ये कहने पर मजबूर हो जाता है। ख़ुद उसके अंदर से आवाज़ आती है कि अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई हूँ, नफ़ी असबात ता पानी मिलिया हर गे हर जाई हूँ। आज एक ऐसे फ़नकार हमारे साथ मौजूद हैं जो बरसों से सूफिया के कलाम के ज़रिए शऊर उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये काम उन्हें उनके बड़ों से विरसे में मिला है और वो बखूद भी इस काम को निभा रहे हैं। हमारे साथ हैं हम सब के जाने माने प्यारे आरिफ लोहार साहब। अस्सलाम वालेकुम आरिफ लोहार साहब, रमज़ान मुबारक हो आपको। जी वालेकुम अस्सलाम, आपको भी रमज़ान की मुबारकबाद हो, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा गुजर रहा है रमज़ान आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, अल्लाह की इबादत है। और ये सारा साल जो हम इसका इंतज़ार करते हैं इन दिनों का कि अल्लाह ताला ये रहमतों वाले दिन जब आएंगे तो बेशुमार मुसीबतें जो हैं वो टल जाएंगी और हमारे गुनाह जो है वो माफ़ कर देगा मेरा मालिक, हमसे दरगुजर कर लेगा।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब रमज़ान में इबादत तो होती हैं, लेकिन अब रमज़ान में ज़ाहिर है रोज़ा है तो अफ्तारी और सहरी भी होती है। अब वो पूछना फ़र्ज़ बनता है हमारा। देखें, हम ये बगैर पूछे ये जा नहीं सकते हम कि आपकी पसंदीदा चीज़ें क्या होती हैं अफ्तार के दस्तरखान पे? मैं बिल्कुल सादा चीज़ें ही खाता हूँ। घर में मेरे माशाल्लाह से वो सब्जियां वगैरह जो बनाते हैं, जो चिकन में बना लेते हैं, मटन में बना लेते हैं, तो आपको पता ही है कि जितनी सादा ग़ज़ा रखें उतना बेहतर होता है। मेरी तो वैसे भी डॉक्टर फैमिली है सारी। मेरी जो भतीजियाँ हैं, 2 भतीजियाँ हैं, वो डॉक्टर हैं, वो इंग्लैंड होती हैं, और मेरे बड़े भाई डॉक्टर हैं, डॉक्टर अरशद साहब। तो वो मुझे कुछ ना कुछ वो करने नहीं देते कोई ऐसी चीज़। हेल्थ कॉन्शियस कराना है ना आपका। बिल्कुल सही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ वो सूफियाना कलाम चल रहा है आपके ख़ानदान में, और एक तरफ मेडिकल साइंस चल रही है, और ये दोनों मिल जाते हैं। अच्छा नहीं, बात बड़ी बड़ी कमाल बात है कि वो मुझे अपनी डॉक्टरी के ज़रिए बताते हैं, तो मैं उनको कुलवंजियाँ और कुछ नुस्खे जो हमारे यहाँ होते हैं, जैसे शहद है, जैसे इनकी इनफरादियत बता, इंसान नेचर की तरफ तो वापस आता ही है। तो बिल्कुल ये सही तो बात, बिल्कुल। ये कोरोना ने हमें यही सिखाया कि नेचर की तरफ वापस आना है। जब नेचर पे जब हम वापस आते हैं तो इंसान अपने दिल में झांकता है। दिल के अंदर जब वो झांकता है तो उसे नजर आता है ना कि मेरे अंदर क्या शऊर है या नहीं है, मैं अभी तक जान पाया हूँ उस रब को जिसने मुझे यहाँ भेजा है या नहीं भेजा है। अब ये जो सूफियाना कलाम या फिर ये जो हमारा फोक या जो हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ कलाम है, ये कैसे हमें अपने अंदर झांकने की तरफ जो है वो राग़िब करता है? देखिए, ये इसमें मैं समझता हूँ कि जिसे अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ीद किया हुआ है, जो इंसान मिट्टी का बना हुआ है, उसे कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुमला असर ज़रूर करता है, क्योंकि दिल दरिया समुंदरों डूंगे ते कौन दिलां दियां जाने हूँ। वैसे भी मैं कहता हूँ कि मिट्टी मिट्टी दुनिया सारी, मिट्टी दा संसार, मिट्टी मिट्टी दुनिया सारी, मिट्टी दा संसार, मिट्टी दे सन बादशाह ते मिट्टी दे दरबार। सो इस पे मान करना क्या है? मैं समझता हूँ कि इंसान की ईगो ने उसको उसकी नेचर से, उसकी फितरत को उसको अजीब सा बना दिया। हालांकि ये बिल्कुल इंसान आया खाक होने के लिए है, और कुछ अरसा हमारे पास होता है। मैं समझता हूँ जिसमें देखें ये 30 दिन जो आते हैं या 29 दिन जो बनते हैं, तो इसमें हम जितनी इबादत करते हैं, जितनी अल्लाह ताला को याद करते हैं, ये तरतीब दी गई थी कि हम पूरा साल इस पे अमल करें। हम एक दूसरे का दर्द बटाएं, एक दूसरे से पूछें, आप बहन भाई जो नाराज़ हैं उनको मना लें, जो माँ बाप हैं उनकी खिदमत कर लें, अपने बच्चों का ख्याल रख लें, और पड़ोसी का ख्याल रखें। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये तरतीब देने के लिए जो मुझे बचपन से जो हमें तरबियत दी गई, हम एक हवेली में, हम एक गांव के रहने वाले लोग हैं, लेकिन मेरे वाले साहब ने जिस तरह से वो तरतीब दिया हुआ था, वो आज तक याद रहता है कि इतना अच्छा उन्होंने हमें ज़िंदगी में सबक दिया कि कैसे ज़िंदा रहना है। तो आरिफ साहब, आपकी तो मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो जवानी में इस शऊर से बड़े ही मतलब नावाकिफ़ होते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता उम्र में जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो ये शऊर ज़रा बेदार ज़्यादा होता है। अब आपका तो घराना ऐसा था कि वो आरफाना और इस किस्म के कलाम से पहले ही बड़ा ही रूशनास हुआ था, तो आपकी तरबियत, आपकी ट्रेनिंग उन्हीं के ज़ेर असर बचपन से हो रही है। आपकी शख्सियत पर ये कलाम किस तरह से असरअंदाज हुआ, और उस वक्त की ट्रेनिंग के बाद और आज का जो आरिफ लोहार है उसमें किस हद तक तब्दीलियाँ आई हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जब इंसान जुड़ जाता है ना अपने सिस्टम में, आप अपने घर में, आप अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने बहन भाइयों से, वो एक शेर है, मैं साथ साथ वो सुनाता जाऊं कि भाई भाइयां दे दर्दी हुंदे, भाई भाइयां दियां बावां, भाई भाइयां दे दर्दी हुंदे, भाई भाइयां दियां बावां, प्यो सिरे दा ताज मोहम्मद ते मावा ठंडियां छावां। ये बात है, ये चीजें जो हैं वो एक माँ आपकी है और एक माँ आपके बच्चों की है। असल में जिंदगी इसके अंदर जुड़ी हुई है, तो आपने किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करनी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अब चूंकि आपने इतना खूबसूरत जो ये पढ़ा शेर, मैं ये चाहूँगा कि कुछ अगर थोड़ा सा हमें सुना भी दें, फिर गुफ्तगू करते हैं आगे, लेकिन अगर एक आज शेर ज़रा आपकी आवाज़ में हो जाए, गुनगुनाते हुए, ज़रा गाते हुए, तो क्या बात होगी?
इन दिनों की मुनासबत से मैं जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरी जिंदगी तू मेरी आरज़ू, मेरी जिंदगी तू मेरी आरज़ू, मेरे दिल में तू अल्लाहू अल्लाहू, मेरी जिंदगी तू मेरी आरज़ू, मेरे दिल में तू अल्लाहू अल्लाहू। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। अभी तो हम खोने ही लगे थे, बिल्कुल अब हम खो ही गए थे ऑलमोस्ट। अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन में आई ये सुनते हुए, अब जाहिर है ये दिल में जो अल्लाहू का ये जो विर्द जागता है, दिल के अंदर एक सूफी होता है जो जागता है, अब जाहिर है माँ बाप की तरबियत के बगैर वो नहीं जाग सकता। तो कौन सी ऐसी चीज़ है आपके वालिदैन ने जो आपको तरबियत में सिखाई, या कोई ऐसा वाक़या जो आप शेयर करना चाहें जिससे आपको बड़ा मुतासिर किया हो और आपके दिल पे आज तक उसका असर हो? मेरे 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 वालिद साहब मेरे बेहतरीन उस्ताद भी थे और रहबर भी थे और मेरे दोस्त भी थे। तो मैं आशिक भी हूँ अपने वालिद का, क्योंकि इश्क जो है उसकी कोई कैफियत ये नहीं है कि एक ही दर्जे का होता है। तो माँ बाप का अगर आप आशिक हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ, मैंने जो देखा है, कुल कायनात आपकी आशिक हो जाती है। वाह। और आपको तशक्कर और आपको शुक्र करना आ जाता है। अपना दोस्त जो आप अपना वालिद बना लेते हैं तो आपको ज़िंदगी का तजर्बा गिफ्ट मिल जाता है। उन्होंने 60 साल 50 साल जो ज़िंदगी गुजारी है तो वो 1 5 6 7 साल के बच्चे में आप ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो मैं समझता हूँ कि वो इतनी, मेरा छोटा बेटा है उसका नाम है आलम लोहार जी हम मुलाकात भी हमारी हुई है उससे, और बड़ा कमाल वो भी गाता है। नाजरीन को इधर बता भी दें हम कि YouTube पे अगर आप उसकी वीडियोस देख लेंगे तो आपको तो शायद आरिफ लोहार साहब भूल जाएंगे। बिल्कुल भूल जाएंगे। तो मेरी निस्बतन आलम लोहार तो पैदा नहीं हो सकते। एक दफ़ा एक जो अल्लाह ताला ने दुनिया में तख्लीक की हुई रूह आती है, लेकिन उनकी निशानियां रहती हैं। मेरा लालच था कि ये अल्फाजों में भी ख़त्म ना हो, मेरी फैमिली में ये लिखा जाए नाम, अगली नस्ल तक चले। तो ये मेरा इश्क है, मेरा प्यार है अपने माँ बाप से। तो आप अपने माँ बाप से प्यार करें, ये ना समझें कि गरीब होता है माँ बाप के अमीर होता है, बल्कि अमीर ही होता है माँ बाप अपने बच्चों के लिए। और देखें वो कभी आपको दुख नहीं आने देते, कभी आपको अपना दुख सुनाते नहीं है। माँ है तो अपनी भूख की कभी उसने नहीं फिक्र की, उसने हमेशा अपने मुंह का निवाला। मैं अभी देखता हूँ ना अपने घर में मेरी मिसेज हैं तो वो बैठी, उसको एक ही समटाइम मैं अजीब सी कैफियत हो जाती है। वो अपना खाना जो है ना वो खाती खाती 1 सेकंड से वो कहती उसने खाया है, उसने खाया है, उसकी घबराहट देख के फिर मैं अपनी माँ की मेरी कदर और बढ़ जाती, और प्यार बढ़ जाता है मेरी माँ के लिए कि ऐसे ही मेरी माँ ने मेरे साथ किया है, ऐसे ही मेरे बाप ने मेरे साथ किया है। सो ये चीज़ें हमसे दूर होती गई हैं, जिस वजह से वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो अभी तक आपको याद है कि उन्होंने मुझे ये चीज़ सिखाई थी जिसकी वजह से आज मैं आरिफ लोहार हूँ? बस उन्होंने दरगुजर सिखाया था कि आपने कभी जिंदगी में किसी का गुस्सा नहीं करना, चुप करके सुन लेना है। अच्छा, फिर गुस्सा नहीं आता आपको कभी भी? नहीं आता है, लेकिन वो अपनी जात तक वो होता है कि अल्लाह अच्छा करेगा। एक सब्र होता है ना, घर में माएँ होती थी वो कहती बिस्मिल्लाह करके ताला खोल दिया सन, मामा बिस्मिल्लाह करके आटा गूंद दिया सन, मामा बिस्मिल्लाह करके रोटी परोस दिया सन। सो वो चीज़ हमारे सिस्टम में आ चुकी थी। तो मेरा तकवा जो है कि ऐ मेरे अल्लाह तू हमें अकेला मत छोड़ना। क्या बात है। तो गुस्से का मामला होता भी है तो आप उसकी तरफ लौटा देते हैं, वो डील करने वाला है ना, वो फिर देख लेगा। हाँ, मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ या अल्लाह तू मुझे सब्र देने वाला है, तू रहमत करने वाला है। तो और मैं इस रेस में रहा भी नहीं कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। सबको अल्लाह ताला नवाजे और सबका सदका जो मुझे मेरे हिस्से का है वो मुझे मिल जाए। बिल्कुल सही बात है। और जो हम वो जो
ब्रेक में बात कर रहे थे कि आप तो मुल्क की शान हैं, और जो वो ट्यूनिस की बात की थी आपने कि आप वहाँ गए और हर जगह आप गए, हर जगह जाकर आपने पाकिस्तान की शान को बढ़ाया है, आप पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं हर जगह। तो ये इज़्ज़त अल्लाह ताला ने दी है, तो उस पर जितना शुक्र करें उसका कम है। कम है, इसमें कोई शक नहीं। मैं पूरी दुनिया में जा चुका हूँ, सिवाय उन मुल्कों के जहाँ पे कि दुनिया का कोई बंदा नहीं जाता, वहाँ पे बैन लगा होता है। तो मैं जहाँ जहाँ मुझे ऑफिशियली भेजा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, मैं पूरी दुनिया में चाइल्ड स्टार था जब से मैंने स्टार्ट किया, और मैं पूरी दुनिया में गया हूँ। और माशाल्लाह से अभी मैं देख रहा था ट्यूनिस, तो मुझे यादें आ रही थी कि वहाँ कैसे मैंने वो जो 16 कंट्रीज थी, 16 कंट्री थी जो पार्टिसिपेट कर रही थी, उसमें से एक मैं था जिसने परफॉर्मेंस किया था वहाँ पे जाके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया। अच्छा, बचपन में रमज़ान आपका कैसा होता था? कोई बचपन के रमज़ान की याद है जो अभी तक आपके साथ हो? बचपन के रमज़ान की क्या मिसाल सुनाऊं? वो हवेली, वो सुनाऊं, वो देसी माहौल, आसमान की तरफ देखता था तो तारे नज़र आते थे, खूबसूरती थी। रात को हमारी चारपाइयाँ छत पे होती थी, तो हम आसमान को देखकर बातें किया करते थे, कितने स्टार हैं, हम उसको गिनते थे। यानी ये एक हमारा देसी माहौल था जिसमें पले बड़े। उसमें कोई वो नहीं था कि मोबाइल जब से आया है, देखिए मोबाइल अच्छी चीज़ है, आप इसको इस्तेमाल करें, ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करें, ना कि आप अपने माँ बाप को अकेला कर दें, अपने बहन भाइयों को अकेला कर दें। हमारी दोस्ती थी, मेरी बहनें मेरा मान थी, मेरे साथ खेलती थी, रात कोकला छुपाकी सी खेलते सी सारी रात। तो मेरी बहनों का मैं एक ऐसा बशिंदा था जो बाहर से सौदा लेके आया करता था, तो उसमें से पैसे बटोरता था मैं। चीजें महंगी। क्या बात है, मोहब्बत की बातें हैं ये जो हमेशा याद रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। आज मेरी बहनें, कोई अमेरिका बैठी, सबसे बड़ी मेरी बहन बोली है, मेरी बहन फातिमा वो इंग्लैंड में है, मेरी फैमिली सारी इंग्लैंड में बैठी हुई है। लेकिन अब हम मिस करते हैं उस माहौल को, देखते हैं। अब लाना भी चाहे तो वो वक्त वापस नहीं ला सकते। सही बात, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब हम आपको थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे क्योंकि ओवैस ने एक तो अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि कुछ सुनाएं। हाँ। अब मेरी ख्वाहिश जो है वो अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी, अगर आप हमें सुनाएं। अच्छा, बिस्मिल्लाह। सुना तो। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी, अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी, ते मेरे मुर्शिद मन विच लाई हूँ, ओ नफी असबात दा पानी दे के हर रगे हर जाई हूँ, ओ जुग जुग जीवे मेरा मुर्शिद सोना, अते जिसे बूटी लाई हूँ पीर मेरे जुगनी जी, मैं अल्लाह वाले आंदी जुगनी जी, मैं नबी पाक दी जुगनी जी, मैं मौला अली वाली जुगनी जी, मैं मेरे पीर दी जुगनी जी, मैं सर सब्ज दी जुगनी जी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया आरिफ लोहार साहब, वाकई आपने जो है वो दिल तक आपकी आवाज़ पहुंचती है, माहौल बना दिया और माहौल गरमा भी दिया। बिल्कुल, हमारी दुआ ये है कि आपकी आवाज़ इसी तरह सारी दुनिया में गूंजती रहे और ये मोहब्बत भरा पैगाम सारी दुनिया में फैलाती रहे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम आपका। एक ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आते हैं तो प्रोग्राम में बहुत कुछ है।
वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 9 मई से मरहलावार लॉकडाउन खोलने का ऐलान किया है और कहा है कि इस मामले में आवाम को खुद जिम्मेदारी लेनी होगी। जबकि दूसरी जानिब डीजी हेल्थ बलूचिस्तान सलीम अबड़ो ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये खदशा उन्होंने जाहिर किया कि अगर लॉकडाउन पर सख्ती से अमल ना किया गया तो 11 जुलाई तक सिर्फ बलूचिस्तान में, और ये माइंड में रखिए ये सिर्फ बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, सिर्फ बलूचिस्तान में 11 लाख अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो सकते हैं। बिल्कुल। अब सवाल यह है कि अगर खुदा न खास्ता लॉकडाउन में नरमी की वजह से कोरोना वायरस का फैलाव बढ़ता है और इससे हलाकतें होती हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वज़ीर आज़म आवाम को खुद जिम्मेदारी लेने की हिदायत कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान की जो आम आवाम है उससे ये तवक्को की जा सकती है कि वो एहतियात करें और बिल्कुल इस बात पर अमल करें? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ रहनुमा तहरीक इंसाफ कमल शोज़िब साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कमल। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या रमज़ान मुबारक कमल आपको सबसे पहले। शिफा आपको भी बहुत बहुत मुबारक। कमल, अब ये जो सिलसिला है लॉकडाउन को नरम करने का, और मुख्तलिफ शहरों में पहले ही लॉकडाउन की पाबंदी नहीं हो रही थी, मसाजिद के हवाले से शराइत तय हुई थी, उन पर भी मुकम्मल तौर पर अमल नहीं हुआ था, बाज़ार भी आधे खुले हुए हैं आधे बंद हैं। अब अगर लॉकडाउन मरहलावार खुलता है, जो कि ज़ाहिर है उसकी भी एक ज़रूरत है, इकनॉमिकली हम सब सस्टेन नहीं कर सकते, तो क्या तवक्को की जा सकती है कि लोग इस पर अमल करेंगे सही तरीके से? देखिए, वैसे बड़ी एक मैं डिबेट देख रही हूँ सोशल मीडिया पे भी कि जी लॉकडाउन खोल दिया है, लॉकडाउन नरम किया है, लेकिन किसी को ये उन्होंने नहीं कहा, वज़ीर आज़म ने भी और सूबाई हुकूमतों ने भी, कि आप बाहर सड़कों पे निकल आएँ और जाके भंगड़े डालें। लॉकडाउन ख़त्म करने या कम करने का ये मतलब तो नहीं कि आपने एहतियात ख़त्म कर दी नहीं। अब मैं अगर घर में हूँ लॉकडाउन की सिचुएशन में और मैंने अपने बच्चों को पिछले 1.5-2 महीने से घर के अंदर रखा हुआ है, तो लॉकडाउन में बेशक नरमी हो जाए, मैं उन्हें बाहर तो नहीं निकाल दूंगी। तो लॉकडाउन की कमी सिर्फ की है उन दिहाड़ीदार लोगों के लिए, उन पेशा वराना मजदूरों के लिए, कंस्ट्रक्शन के जो काम कर रहे थे या जो तबका बिजनेस वाला तबका है जिनका काम रुका हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग रुक गई है, वो SOPs को फॉलो करेंगे और वहाँ पर काम शुरू होगा। बाकी किसी को लाल झंडी हमने नहीं दिखाई है कि आप बाहर चले जाएं और मौजे मारें और घूमे फिरें। मैं हैरान हो रही हूँ कि इवन लॉकडाउन के डेज में भी लेट नाइट में अगर कभी वॉक पे निकलूं, एक सेकंड मुझे दीजिए, 4-4, 3-3 नौजवान लोग जो है वो एक मोटरसाइकिल पे चढ़े हुए होते हैं। फिर मैं बाहर अगर किसी मेरा इलाके में यहाँ कमर्शियल एरिया है, वहाँ पे मैं देखती हूँ रात के 12:30 बजे के करीब 12-15 यंग लड़के जो है वो खड़े हुए होते हैं किसी ना किसी खाने वाली दुकान के आगे। और हमारे यहाँ आदत है सबको जब तक गले में हाथ डाल के ना खड़े हों, जब तक 2-3 एक दूसरे को पकड़ के खड़े ना हो, खड़े नहीं हो सकते। तो देखें, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे दूं, जापान ने, कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, इन्होंने कोई लॉकडाउन नहीं किया था, लेकिन तो उनके सारे मामला साथ-साथ चल रहे हैं। और मतलब उस कौम को तो आप ना कंपेयर करें पाकिस्तानी कौम से, और आपको हम दिखाते हैं पाकिस्तानी कौम का तो ये हाल है कि वो मतलब उनको उंगली पकड़ाओ तो वो हाथ पकड़ लेते हैं। अब वो तो ये अज्यूम करेंगे कि हाँ जी लॉकडाउन नरम हुआ है, वायरस खत्म हो गया है, चलो भाई बाहर निकलो, भंगड़े डालो, जो आप बात कर रही है। मतलब मेरे ख्याल से हम अपनी कौम से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद। देखिए, अगर तो कौम चाहती है कि भूख से ना फाकों से हम मरें, क्योंकि कहत 25 करोड़ आवाम के लिए कहा गया है, UN ने 10-15 दिन पहले फिगर्स दिए, 25 करोड़ का फिगर आपकी कोरोना के फिगर से बहुत ज़्यादा आगे है। और भूख वो चीज़ है कि जो इंसानों से कुफर करवा लेती है। लोगों ने इंसानों का गोश्त खाया है भूख की हालत में। तो अब हमने देखें, गवर्नमेंट्स की अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उन्होंने मल्टी टोंग उस पर स्ट्रैटेजी पे जाना होता है, उन्होंने सबको देखना है और सबको देख के चलना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमने सबको ये रेड झंडी दे दी है या ग्रीन सिग्नल दे दिया कि आ जाओ बाहर और अब तूफान निकाल दो। ना हमने औरतों को, खवातीन को ये मैसेजिंग की है कि अब आप ईद की शॉपिंग जैसे पहले किया करती थी उसी तरह करना शुरू हो जाए। देखें, ये जो कोरोना वायरस है, कोविड-19, इसका हमें कोई पता नहीं कि ये 5 महीने यहाँ रहने वाला है या 1 साल अभी और रहेगा। हमें इसके साथ को एग्जिस्ट करना सीखना है, जिंदा कैसे रहना है, सरवाइव कैसे करना है इन हालात में। लेकिन अगर हम हर चीज को बंद करके कितना अर्सा बंद रखेंगे, मुझे बता दें आप कि गवर्नमेंट के लिए इस वक्त बड़ी मुश्किलात हैं। उन्होंने उन लोगों को भी बचाना है जो भूख से ना मर जाएंगे, और उनको भी बचाना है जो इस बीमारी में मुब्तला होकर मर जाएंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट पे एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाई करती है। जब हम हुकूमत की बात करते हैं तो वहीं हम जब आवाम का ये कहते हैं कि आवाम में शऊर बेदार करना है, तो वो शऊर जो नुमाइंदे हैं आप लोगों की गवर्नमेंट के, उन्होंने बेदार
इंतजार करना है। फयाजुल हसन चौहान साहब की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। शिफा, मैं एक चीज कहूंगी, उनमें अगर रश इतना है, अगर डंडों से शऊर बेदार होना है तो इंसानों में और जानवरों में फर्क होना चाहिए। इंसानों को, जानवरों को फर्क होना चाहिए। अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिर्फ डंडे मार मार के जैसे डिक्टेटरशिप में होता है या जैसे सख्ती की जाती है, उस पे हमें मत पुश करें। यहाँ पर डबल सवारी पे पाबंदी लगा दी जाए या हर चीज पे पाबंदी लगा देंगे तो फिर आप चीखें और बिलबिलाहट देखेंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास बात कर रहे हैं जो आप वो मुतहम्मिल नहीं हो सकते। फिर लोग जब आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, लोग भी इसमें और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो पीछे लोगों का एक जम्मे गफीर होता है और वो चिपक चिपक के तंग जगह में खड़े होते हैं। सांस उनका जो है एक का सांस, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आती, फिजिकल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आती। बहुत से लोगों ने मास्क नहीं लगाए होते। मतलब ये तो बहुत खतरे की बात है कि वज़रा अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनके आसपास लोग इस तरह से खड़े हैं तो उस एक गैदरिंग में कितने इफेक्ट हो जाएंगे। देखिए जी, मैं सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान को कोट करूंगी यहाँ पे। उन्होंने एग्जाम्पल सेट की है। आपने देखा पिछले 1.5 महीने में जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वहाँ से हुई, उन्होंने अपने तमाम वज़रा को या जो लोग जिम्मेदार हैं इस वक्त कोविड-19 के स्टैटिस्टिक्स देने के, उनको साथ बिठाते हैं। लेकिन वहाँ से मैसेजिंग और सिग्नलिंग हो रही है कि 3 फुट का बीच में फासला होता है, लोगों ने प्रॉपर तरीके से आपस में डिस्टेंस रखा होता है और सामने जमघटा नहीं लगा होता। अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है। हमें ये अडेप्टेबिलिटी अब करनी पड़ेगी, हमें सीखना पड़ेंगी ये चीज़ें। ये वो रवैये हैं, ये वो एथिक्स हैं जो अब हमें हर सूरत हमारे एक सिस्टम का हिस्सा बन जाना चाहिए। देखिए जापान में क्या हुआ, मैं अक्टूबर में गई थी और मैं हैरान हुई थी। वहाँ पर ये हैंड सैनिटाइजर वैसे ही हर जगह रखे हुए होते हैं, वहाँ लोग वैसे ही सोशल डिस्टेंस करते हैं, मास्क वहाँ पे ट्रेन्स में वैसे ही लगा के लोग बैठते हैं। हाथ धोने का वहाँ इतना रिवाज है कि मैं जू में अपने बेटे को लेके गई हूँ तो वहाँ पहले लाइन में सारे बच्चे हाथ धो रहे थे और हर थोड़ी देर बाद बेसन लगे थे। हमें अल्लाह मियाँ ने हुक्म दिया, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफाई निस्फ़ ईमान है। कोविड-19 से बचने का वाहिद तरीका सफाई है और एहतियात है। हमें ये प्रिकॉशनरी या प्रिवेंटिव इसमें स्ट्रैटेजी पे जाना है। क्यूरेटिव है नहीं अभी, ना कोई वैक्सीन आई है ना कोई और दवाई आई है, तो फिर सोचने की ज़रूरत है कि प्रिवेंटिव का मतलब क्या है। कि यानी आप अपनी जात से प्रिवेंट करेंगे अपने आप को, पूरा लाइफस्टाइल हमें चेंज करना पड़ेगा, अपनी जिंदगी के सारे तौर तरीके हमें चेंज करने पड़ेंगे, जब भी कुछ हो सकता है, वरना हुकूमत अकेले कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, एक और चीज है जिसके बारे में आपसे पूछना चाहूंगा। एक चीज और कहना चाह रही हूँ, कोविड-19 की वजह से बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी, जिसका पैराडाइम शिफ्ट हो गया। हम बहुत रिजिड थे। ये जो जिस तरह मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, अगर नॉर्मल डेज होते तो मैं प्रेफर करती कि मैं स्टूडियो आ जाऊँ। इसी तरह हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में, हमारी गवर्नमेंट सेक्टर में लोग मीटिंग्स को दूसरे शहरों और दूसरे मुल्कों में जाके करना अपना ईमान का हिस्सा समझते थे और उस पे हमारे हजारों लाखों रुपए खर्च हो रहे थे। अब आपने देखा है कि वो चेंज हो गई स्ट्रैटेजी और ये जो विजुअल हो गया या डिजिटलाइज हुआ है, इससे टाइम भी बचा है। आपकी इन्वायरमेंट बेहतर इसलिए हुई कि ऑयल की कंजम्पशन कम हो गई। मैं और आप अब गाड़ी का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। कौमी असेंबली का इजलास और सेनेट का इजलास भी और सूबाई असेंबली का इजलास भी अब सारे वर्चुअल कर दें आप लोग तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। उससे भी मेरे ख्याल में काफी फायदा होगा। हमने किया, हमने प्रपोजल दिया, लेकिन हमारी अपोजिशन के जो मेंबरान हैं जो खुद तो लैपटॉप के सामने मास्क लगा के बैठते हैं, उन्होंने अभी इसे एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं, आप एक्सेप्ट करवाएं उनसे, किसी भी तरीके से जबरदस्ती एक्सेप्ट करवाएं। उसका एक फायदा ये भी होगा कि असेंबली में जो शोर शराबा लड़ाई होती है वो भी नहीं होगी। एक नया वो तो होगी, इस तरह भी हो जाएगी। लेकिन एक चीज बता दूं, उन्होंने सॉफ्टवेयर की ऑफर की है। एक तो पेपरलेस, मैं बहुत अरसे से चाहती हूँ, आईटी की मेंबर भी हूँ स्टैंडिंग कमेटी की, कि पेपरलेस हमारी पार्लियामेंट्स होनी चाहिए। दूसरा, वर्चुअल अगर हम कर सकते हैं, 1 या 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं। और अच्छी बात आपको बताऊं, 26 फरवरी को जब हमारे पास ये आया था कोविड-19, तो ना हम मास्क बना सकते थे, ना हम सैनिटाइजर्स बना सकते थे, ना हम वेंटिलेटर्स बनाने की टेक्नोलॉजी रखते थे। और अब हम बना रहे हैं। जरूरत इजाद की माँ, जब पता लगा पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल रहे तो हमने ये खुद बनाने शुरू कर दिए और हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और अब हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ें, कई दफ़ा होता है कि अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी, पाकिस्तानी कौम में रेजिलियंस है। खुदा का वास्ता सिर्फ थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करें और डिसिप्लिन हो जाए तो इस कोविड-19 से हम अपने लिए बहुत सारी दुनिया में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में कामयाब हो सकते हैं और एक नए लाइफस्टाइल के साथ हमें जिंदा रहना। देखें आप इस्लामाबाद की इन्वायरमेंट में कि कितना फ़र्क आ गया, जब आपको ज़रूरत ही नहीं है कि गाड़ियों पे निकल के आपने हर सूरत जाना है, या यहाँ से लाहौर से कराची जाए बगैर मीटिंग्स नहीं हो रही थी, अब होनी शुरू हो गई है।
और ई एजुकेशन से एम एजुकेशन, और इंशाल्लाह मुझे बहुत यकीन है कि टेली ये जो एजुकेशन है इसमें भी हम रेवोल्यूशन लेकर आएंगे। हमारे लोग सोचना शुरू हो गए इन चीजों को, और इस तरफ नई डायनामिक्स हैं, नई डायमेंशंस हैं जो खुल रही है। लॉकडाउन के हवाले से थोड़ी सी कंफ्यूजन्स हैं, वो जरा कुछ दूर कीजिएगा कि पंजाब हुकूमत ने क्या कोई समरी भिजवाई है हुकूमत को, वफाक को, कि हम कुछ ऐसे शहर हैं पंजाब में जहां पर लॉकडाउन नहीं खोलने चाहिए, हमें लॉकडाउन को नरम नहीं करना चाहिए, 5 शहर, ऐसा कुछ है सिलसिला? देखिए जी, कल जो वज़ीर आज़म ने ब्रीफिंग दी थी उसमें उन्होंने कई जगहों पर जो वफाक, आज सूबा सिंध ने भी इस बात का कहा है, सूबों को खुद मुख्तारी दी है, उनको इख्तियार दिया हुआ है कि जहां उनको लगता है कि कहीं ग्राउंड पे उन्हें खुद फैसले लेने वो लें। ट्रांसपोर्ट पे वो नहीं कन्विंस हुए, वज़ीर आज़म चाहते थे क्योंकि गरीबों को बहुत मसला हो रहा है। और उसकी मैं मिसाल भी आपको दे दूं कि जब लॉकडाउन हुआ तो कराची काम करने आते हैं साउथ पंजाब और पंजाब से लोग कारखानों में, वो वहाँ फंसे हुए थे और अभी तक फंसे हुए हैं क्योंकि ना ट्रेन चल रही है, ना कोई गाड़ी बस चल रही है। कुछ लोगों ने प्राइवेट टैक्सियां कराने की कोशिश की तो 50-50 हज़ार उनसे मांगे गए जो वो जिसके मुतामिल नहीं हो सकते थे, लेकिन बाकी सूबों ने उसे एग्री नहीं किया तो हमने वफाक ने उसे इंसिस्ट नहीं किया। इसी तरह बलोचिस्तान ने कहा कि कुछ इलाकों में हमें लॉकडाउन रखना है, और सिंध भी चाह रहा है, कुछ चीज़ों में वो सिस्टमेटिकली खोलना चाह रहे हैं, और इसी तरह पंजाब के कुछ इलाके जहाँ ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो हमने वो तो वैसे अगर इस्लामाबाद में भी किसी जगह पे रिपोर्ट हो रहे हैं तो वो जगह सील कर दी जाती है। तो ये डे टू डे मामलात उनके अपने इख्तियारात हैं, वो कर सकते हैं। एक अच्छी बात और बताऊँगी, मैं बड़े अरसे से चाहती थी कि हमारे यहाँ दुकानदार बिजनेस सुबह सुबह शुरू करें। अब जो स्कीम आई है ना कि फजर के बाद, ये बंद होने के बाद जब खुला है ना कि फजर के टाइम पे लोग जाके अपनी दुकानें खोल सकते हैं, आप यकीन माने ये एक बिल्कुल हमारे यहाँ नई। लेकिन कुछ लोग आपके जो नाक़दीन हैं वो तो फिर इस पे आप लोग का जरा मजाक भी उड़ा रहे हैं कि हुकूमत से पूछो कि 5 बजे सुबह दुकानों में कौन जाएगा। अगर वो मजाक उड़ा रहे हैं तो गलत मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ये बात की है कि बरकत सवेरे में है और फजर के बाद काम करना बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसा है जी। आपने आजकल अल्लाह का शुक्र है रोज़ों में सबको ही जोश आया हुआ होता है, फजर की नमाज कम से कम सारे ही पढ़ रहे होते हैं। आपने देखे चरिंद परिंद सुबह फजर के टाइम से अपना काम शुरू कर देते हैं। आप यकीन माने जो मुल्क तरक्की कर गए, हम ट्रैवल करते हैं, हम देखते हैं, हम हसरत करते हैं। सऊदी अरब में मैं बहुत ज़माने से सोचती थी, देखती थी, वहाँ फजर के बाद काम खुल जाता है। जब शुरू होगा ना आप देखिएगा ये अडेप्टेबिलिटी हो जाती है, हमारी एनर्जी बचती है, हमारे ये दिन के काम में बरकत होती है। पहले तो इतनी नहुसत थी, मैं कहूंगी, सॉरी फॉर दिस वर्ड, 2 बजे से पहले कोई दुकान नहीं खुल रही होती थी। मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के अक्सर फेरी होती थी कि काम पे जाना है और कोई चीज अवेलेबल नहीं है। 7-8 बजे आपको स्टोर्स नहीं खुलते हैं, कोई काम नहीं शुरू होता 1:30-2 बजे के बाद, यानी जोहर की भी नमाज, खाना दोपहर का खाने के बाद लोग जाके खोलते हैं और फिर रात को 1-1 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं, जिसमें आपको आर्टिफिशियल एनर्जी और लाइट की जरूरत होती है। अब जो नेचर ने बताया ना, जब हम उस पे आ जाएंगे ये मुल्क तरक्की कर जाएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि अब हमारे जो कोरोना वायरस गलत आते हैं वो कोरोना सीधी करा रहा है काफी हद तक। जो ये अब कोरोना ने सीधी कराई है कुछ चीजें, तो चलें जब कोरोना इंशाल्लाह अनकरीब जब खत्म हो जाएगा दुनिया से और पाकिस्तान से भी जाएगा, तो क्या आगे भी आप लोग फिर इसी किस्म के इकदामात को आगे जारी रखेंगे कि ये सुबह के टाइम की दुकानें जो है खुल जाएंगी और ये ऑर्डर्स रहेंगे तब भी वैलिड? शिफा देखें, जो अच्छे इकदाम जो है ना उनको चलना चाहिए। अब मेरा ये ख्याल है कि आम सी बात है, हम हर वक्त कह रहे हैं कि जी कोरोना की वजह से 20 सेकंड तक आप हाथ धोएं और फिर कुछ और करें। मुझे बता दें, हाथ धोने में कोई नुकसान है? हमने इस्लामाबाद का इनिशिएटिव लिया था, बच्चों में पेट के कीड़ों की वबा यहाँ 80% है, जिसकी वजह से स्टंटिंग है, जिसकी वजह से दिमाग की ग्रोथ नहीं होती। ये 5 साल से लेके 15 साल के बच्चों को सोकड़े की बीमारी कई किस्म की, इसका सबसे मेन इलाज है हाथ धोना। तो कोविड-19 की बड़ी मैं समझती हूँ मेहरबानी है कि उसकी वजह से हैजे का, यरकान का और ये पेट के कीड़ों का, डायरिया और कई किस्म की बीमारियां हैं जो आपके हाथों से शुरू होती हैं। गंदे हाथों से आप खाना खाते हैं और बीमार होते हैं। तो ना सिर्फ ये कि आप हाथ धोने से कोविड-19 से बच सकते हैं, आप बहुत सारी और बीमारियां जो ऑलरेडी हमें बहुत नुकसान से पहुंचा रही थी, टाइफाइड इसमें भी शामिल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमल शौकत। आप देखें, हेल्दी हैबिट्स तो आपको अपनानी चाहिए ना। अब अगर सुबह मॉर्निंग में आप जा सकते हैं शॉपिंग करने, और अगर एक दफा लोगों को इसका
चस्का पड़ गया, आप देखिएगा ये चलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया कमल शोज़ब साहिबा, वाकई जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमें अपने साथ आगे ज़िंदगी में उनको मतलब लेकर पता जाना नहीं, चाहिए। हमने प्रोग्राम से बहुत किए टेक्नोलॉजी पे और वो जो डिजिटल पाकिस्तान और नया पाकिस्तान डिजिटल करना है, हमने उस पे हमने प्रोग्राम से बहुत किए, लेकिन हम नहीं जानते थे कि कितनी जल्दी कब तक ये चीज़ें सिलसिला शुरू होता। अब कोविड की वजह से वो सब चीज़ें जो है वो उनमें तेजी आ गई। भाई अगर अच्छे तरीके से हम समझ जाते तो इस तरह मुश्किल से ना समझना पड़ता। अब जब समझ गए तो इसे आगे कंटिन्यू करें। बिल्कुल ऐसा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक रमज़ान, और हम एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जिनकी आवाज़ में पढ़ी नात और हमद दिल में जगह बना लेती है और सुनने वाले को बिल्कुल मशहूर कर देती है। हमारे साथ मौजूद हैं अली हैदर। अस्सलाम वालेकुम अली हैदर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि इस मरतबा रमज़ान कैसा गुजर रहा है आपका? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको, आपकी पूरी टीम को, इसके अलावा हम टीवी को, हम न्यूज़ को, और साथ में जितने भी शुरकाए महफिल हैं उन सब को और सारे पाकिस्तान को मेरी जानिब से रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारकबाद। और उसके बाद आपका सवाल कि रमज़ान करीम कैसे गुज़र रहे हैं। रमज़ान करीम हर साल की तरह इस साल भी बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं। रमज़ान करीम तो आते ही मेहमानों की तरह होते हैं। 11 महीने के बाद मौका मिलता है तो कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा इबादत कर सकें, जितनी ज़्यादा कोई नई काम कर सकें और अपनी गुनाहों की माफ़ी मांग सकें, वही कोशिश इस साल भी है। मैं आजकल ह्यूस्टन में हूँ, तो इस वजह से यहाँ पे अपना एक इवनिंग शो भी करता हूँ एक चैनल के लिए, और इसके अलावा रमज़ान की ख़ास ट्रांसमिशन वो भी एक चैनल के लिए करता हूँ। तो इस तरह थोड़ी सी दुनियादारी भी हो जाती है और थोड़ी सी अपना कोई दीनी काम भी हो जाता है। तो आजकल बस अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान का नाम रोशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि बिजी गुजरता है आपका रमज़ान। ये बताएं, ये रमज़ान आपके माजी के रमज़ानों से कितना मुख्तलिफ है अली? ये रमज़ान माजी के रमज़ान मुबारक से मुख्तलिफ इस तरह है कि एक तो अपने मुल्क में रमज़ान मुबारक का मज़ा ही कुछ और है। तो मैं क्योंकि पाकिस्तान से बाहर हूँ, अमेरिका में हूँ, तो यकीनन वहाँ की यादें और वहाँ जिस तरह रमज़ान मुबारक का एहतमाम होता है वो मिस करता हूँ, इसलिए मुख्तलिफ ज़रूर है। और इसके अलावा इस साल यानी पहली बार हमने कोई ऐसा रमज़ान मुबारक देखा है कि जिसमें कोरोना वायरस की वजह से लोग ज़रा घरों में ज़्यादा मोहतात हैं। मसाजिद में उस तरह जो है वो गहमा गहमी नहीं है, उसका बहुत अफसोस है। दुनिया भर में ही इस वक्त ये सिलसिला है, तो सेहत सबसे पहले, लेकिन ये कि उसका दुख ज़रूर है। तो बस लेकिन रियलाइजेशन भी है, इसी वजह से ये रमज़ान मुबारक पहले से यकीनन बहुत मुख्तलिफ है और बहुत मैं समझता हूँ कि एक हमें इसने एक सबक दिया है, इस लिहाज से ये ज़रूर मुख्तलिफ है। अच्छा, बिल्कुल अली हैदर साहब, ये बताइए कि एक वक्त था आप पॉप स्टार थे और फिर आपके अंदर एक तब्दीली आई। जब आप पॉप स्टार थे हम आपके गाने बड़े शौक से सुनते थे और बड़े फ़ैन आपके थे, अब भी हैं फ़ैन, लेकिन फिर आपके अंदर एक तब्दीली आई, आप मज़हब से ज़्यादा करीब हो गए। कौन सा ऐसा वक्त था कि जब आपको लगा कि आप में ये तब्दीली लाई जानी चाहिए? आपको कौन सा ऐसा वो टर्निंग पॉइंट क्या था आपकी ज़िंदगी का? आपका ये सवाल बहुत खूबसूरत है कि अंदर तब्दीली कैसे आई और एक पॉप स्टार जो है वो कुछ दीनी काम भी कर सकता है। ये सवाल काफ़ी ट्रिकी भी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और इसके बारे में बहुत बातें भी हो चुकी हैं, लेकिन अब क्योंकि इतना अरसा गुज़र चुका है, इतने साल गुज़र चुके हैं, तो अब मुझे जो मैंने सीखा है वक्त के साथ या जो मुझे समझ में आया है वो यही है कि हर इंसान ही किसी न किसी एक सफ़र से गुज़रता है। आजमाइश भी उसके ऊपर
कभी कभी आती है, तो वो उसमें कितना सुरखुरू होता है ये तो वक्त के साथ साथ एक पूरा इम्तिहान है। जो एक सफ़र है वो सारी ज़िंदगी ही चलता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ने सारी ज़िंदगी ज़्यादातर एंटरटेनमेंट में ही मैं रहा और आज भी हूँ। दुनिया भर में आज भी मैं कॉन्सर्ट्स करता हूँ, वहाँ जाता हूँ। ये एक अलग बात है कि दीन के साथ बस ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट कभी कभी ऐसा आ जाता है जिसमें आप अपने खुदा से जुड़ जाते हैं, और मेरा ख़्याल है कि वो भी आपकी कोई कोशिश नहीं होती उसमें, परवरदिगार आपको मौका दे रहा होता है अपने करीब आने का, मज़ीद इस ज़िंदगी को समझने का, या आपके अंदर जो टैलेंट होता है उसको खोजने का कि ये किसने दिया है, इसका मकसद क्या है और मुझे आगे कहाँ जाना है। तो पिछले कुछ अरसे उसी तलाश में रहा और आज भी हूँ, वो सफ़र अभी भी जारी है। उसमें ये हुआ कि सारी ज़िंदगी अपने जो सॉन्ग्स थे, जो कॉन्सर्ट्स थे, जो फिल्म थी, टीवी या इसके अलावा स्टेज बहुत ज़्यादा, लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि जिस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो लाइमलाइट और बहुत ज़्यादा शोशा से दिल उकताने लगा, घबराने लगा, और सुकून जो है वो अल्लाह की याद में मिलने लगा। ऐसे वक्त में जो है वो फिर एक आज़माइश से भी गुज़रा, और वो आज़माइश भी अल्लाह की वजह से ही आई थी। जब छोटा मेरा जो बेटा है वो बस दुनिया में आया और चला गया, तो कभी कभी मैं सोचता था कि यार इसका क्या मकसद था, ये सिर्फ़ चंद लम्हे में ही कोई मेरी ज़िंदगी बदल गया। लेकिन आज मैं समझता हूँ तो अल्लाह ने एक बहुत छोटे से इम्तिहान से मुझे गुजारा, और उस टाइम में मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये ज़िंदगी जो भी है वो ऊपर वाले की देन है, और उसमें हम कहाँ कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए हम अपने रब को किसी तरह से राज़ी कर लें। हम कोई पीर वली सूफ़ी वो वाले तो लोग हैं नहीं, हम इसी दुनिया में रहने वाले हम आप सब जो हैं गुनाहगार से लोग हैं, लेकिन क्या हम कोई ऐसी कोशिश कर सकते हैं या कम से कम नियत कर सकते हैं कि उस रब की जिसकी इतनी इनायतें हैं आपके ऊपर, उसका किसी तरह से शुक्र अदा कर सकें। तो मैंने सिर्फ यही समझा कि अल्लाह ने जो मुझे आवाज़ दी है, इससे सारी ज़िंदगी मैंने गाया है, तो क्यों ना मैं कोई ऐसे कलाम भी पढ़ूं कि जिससे मेरा रब मेरे से और करीब हो जाए। फिर मैंने हम्दुनात का सिलसिला किया, मैंने कवाली पढ़ी, इसके अलावा मनक़बत मैंने पढ़ी। तो बस वो सिलसिला जो था, मुझे ऐसा लगता है कि वो टर्निंग पॉइंट वहीं था जो तकरीबन 2009 में मैं समझा कि मेरे करीब आया था। उसके बाद आज ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं। उसमें मैंने बहुत सारी ऐसी मनक़बत पढ़ी हैं, बहुत सारी मैंने ऐसे कलाम पढ़े हैं कि जो मेरे सॉन्ग्स की तरह वो भी लोगों ने सुना। तो मुझे ऐसे दिल को एक सुकून होता है कि जैसे व्हाट्स नेक्स्ट, कोई और लेवल भी ज़िंदगी में अचीव किया जा सकता है। एक पॉप सिंगर जो है या एक आर्टिस्ट जो है या एक सिंगर जो है, ये मैं समझता हूँ कि शायद एक बहुत सोच तलब बात है कि लोग समझते हैं कि जो लोग शोबिज़ में हैं वो शायद अपने अल्लाह से इतने करीब नहीं होते। मेरा ये समझना है कि जो लोग शोबिज़ में होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, और उनकी ऊपर से ज़रा सी शोशा की वजह से उनका जो अंदर है वो अगर आप नहीं देख सकते तो आपके लिए शायद देखना उतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन परवरदिगार जो है वो जानता है कि आम लोगों की तरह फ़नकार भी जो हैं वो अपने रब से बहुत करीब होते हैं। तो बस मेरा ये जो छोटा सा एक सफ़र था उसको मैं अब थोड़ा बहुत पहचाना हूँ कि एक पॉप सिंगर जिसके पीछे दुनिया हो और उसको पसंद करती हो, तो वो अगर कहीं अपने रब का नाम भी ले ले, अपने नबी का नाम भी ले ले, तो मेरा ये ख़्याल है कि शायद थोड़ा सा उसकी जो इनायतें हैं उसका थोड़ा सा हक़ हम अदा कर पाएँ।
बिल्कुल बिल्कुल, वाकई बड़ी अहम बात की आपने। कनेक्शन जुड़ने की बात होती है, वो कोई ऐसा लम्हा होता है जब आपका कनेक्शन रब से जुड़ जाता है। अली अदर, आप हमारे साथ ही रहिएगा, एक ब्रेक पर जाते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। मारूफ सिंगर और अब तो खैर नात गो जो हम कहेंगे नात गो सिंगर जो हैं अली हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और ब्रेक से पहले हम उनसे बात कर रहे थे, बड़ा खूबसूरत उन्होंने एक वाक़या सुनाया अपनी ज़िंदगी का जिसने कि उनकी लाइफ जो है वो तब्दील की। और हमें एहसास हुआ सुनकर ओवैस के बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम अपने किसी करीबी को तकलीफ़ में देखते हैं ना तो हमें ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अपनी तकलीफ़ पे आपको इतना शायद दुख या तकलीफ़ ना हो। अली ये बताएं, आपकी तरफ मैं दोबारा आऊँगी कि ये बताएं इस आइसोलेशन में स्पिरिचुअली आपने अपने आप को कितना तलाश किया इस रमज़ान में? इसमें मैं यही कहूँगा कि इस कोरोना ने तो हमें अपनी जो औकात है, असल जो हमारी औकात है, वो हमें बिल्कुल अल्लाह ताला ने बिल्कुल सही तरीके से याद दिला दी है। इंसान जो है वो मिट्टी से बना हुआ है, लेकिन वो अपने आप को हवाओं में पता नहीं क्या समझ रहा है। तो एक छोटे से वायरस ने हमें जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से हमें बता दिया कि सारी कायनात जो है वो उस रब के हाथ में है। और हम जो ये बने फिरते हैं कि हम बड़े तुर्रम खान हैं, हम इससे बड़े हैं, हम उससे बड़े हैं, कोई बम बना रहे हैं तो कोई चाँद पे पहुंच रहा है, बल्कि चाँद तो अब बहुत छोटी सी चीज़ हो गई। अब तो अल्लाह ताला के पास पहुंचने की लोग कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्ट उनसे जाके जो है वो लड़ना चाह रहे हैं। तो मालूम चल गई बंदे की औकात क्या है और बर वक्त पता चल गई है। बहुत लोगों को जो है वो एहसास हो गया है अपनी नादानी का। यही कह सकते हैं कि जब आप अपने किसी बड़े से बदतमीज़ी करते हैं तो वो थोड़ी देर में आपको कान मरोड़ के आपको याद दिला देता है ना। तो बस ये तो परवरदिगार सारी कायनात का, सारे जहानों का रब है। उसने आप ख़ुद सोचें कि एक छोटे से एक जरसू में से हमें जो है वो इतना डरा दिया है कि अभी हम जो है वो घरों में कैद बैठे हुए हैं। और जहाँ आपका सवाल है आइसोलेशन का, तो मैं समझता हूँ कि बहुत कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि पिछले बहुत सारे साल जो हैं वो मैंने आइसोलेशन में ही गुजारे और खुशी खुशी गुजारे, क्योंकि कभी अपने साथ वक्त गुजारना चाहिए, तलाश करना चाहिए, अपने आप को खोजना चाहिए। तो आइसोलेशन बड़ी अच्छी चीज़ है। ज़िंदगी में आप इतना भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पता नहीं किन चीज़ों के पास आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक चीज़ आपको मिल जाती है, उसके बाद वो हक़ीर हो जाती है, उससे आगे पहुंच जाते हैं, फिर उससे आगे पहुंच जाते हैं, और आखिर में जो आपका सफ़र है उसका इख्तिताम तो सबका एक ही जैसा है। उसमें हम अपनी ज़िंदगी जो है वो बस एक रेस में लगा देते हैं और उसके चक्कर में बहुत सारे अच्छे काम नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे तजुर्बे होते हैं जो आपको, जिनके लिए थोड़ा सा आपको बैठना होता है, उस दौड़ में से निकल के ज़रा सा अलग होना होता है। तो अल्लाह ने ये मौका दिया है हमें कि हम अपने आप को बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, आइसोलेशन में बहुत कुछ सीखता है इंसान, और आइसोलेशन में अपने आप को जानने का भी बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। अच्छा अली, मैं ये भी चाहूँगा कि आप अपने सुनने वालों को अपनी खूबसूरत आवाज़ में कोई नात या कोई हम सुनाएं। जी ज़रूर। एक रिसेंटली मैंने एक कलाम है हसन अकबर कमाल का, उससे मैंने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका टाइटल है जहाँ भी ज़िक्र हो उनका वो उस महफ़िल में आते हैं। उसके चंद अशार आपको और तमाम नाज़रीन जितने भी हैं उन सब की नज़र करता हूँ। जहाँ भी ज़िक्र हो उनका
वो उस महफिल में आते हैं जो दिल हो पाक हो पाकीज़ा, वो ऐसे दिल में आते हैं जो दिल हो पाक हो पाकीज़ा, वो ऐसे दिल में आते हैं जहाँ भी जिक्र हो उनका, वो उस महफिल में आते हैं। खुदा का नाम रहमत मुस्तफ़ा की और दुआ माँ की, खुदा का नाम रहमत मुस्तफ़ा की और दुआ माँ की, यही है वो सहारे काम जो मुश्किल में आते हैं, यही है वो सहारे काम जो मुश्किल में आते हैं, जहाँ भी जिक्र हो उनका, वो उस महफिल में आते हैं। मेरे आका की रहमत ऐसे करती है निगहबानी, मेरे आका की रहमत ऐसे करती है निगहबानी, सफीने बेखतर गहवारे साहिल में आते हैं, सफीने बेखतर गहवारे साहिल में आते हैं, जहाँ भी जिक्र हो उनका, वो उस महफिल में आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। आखिर में जाते जाते अली साहब, आप अपने लोगों को, फैंस को क्या पैगाम देंगे इस मुश्किल घड़ी में? सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि माफ़ कर दें लोगों को, दिलों से जितनी नफ़रत है उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर किसी दूसरे के लिए एक तिनके जितनी भी अगर एक आसानी पैदा कर सकते हैं तो ज़रूर कोशिश करें कि वो तिनके जितनी भी एक नेकी जो है वो अल्लाह की अगर कबूल हो गई तो आप कहाँ से कहाँ आप पहुँच जाएंगे। हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा अच्छा सोचिए, ये वक्त गुज़र जाएगा, यकीन जाने इंशाअल्लाह मेरे खुदा ने चाहा तो ये वक्त बहुत जल्दी गुज़र जाएगा, क्योंकि इंसान जब अच्छा सोचता है तो ख़ुद ही अल्लाह ताला रास्ते बना देता है और मुश्किलें आसान कर देता है। आप यकीन जाने लोग हमसे झगड़ा कर सकते हैं, हमारे ख़िलाफ़ साजिशें कर सकते हैं, हमारा दिल दुखा सकते हैं, हमारा सब कुछ ही छीनने की कोशिश भी कर सकते हैं, मगर छीन नहीं सकते, क्योंकि नसीब तक रसाई जो है ना वो अल्लाह ताला ने किसी और को नहीं दी है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अच्छा सोचें, इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो हम सब के लिए आसानी होगी और हम सब बहुत जल्द अपनी खुशियों में वापस आ जाएंगे। लेकिन ये टाइम जो रियलाइजेशन वाला है ये कभी भूलना नहीं है, और बिला वजह किसी को अपनी ज़ात से परेशान करना ये भी हमें अपने आप को और ज़रा मुत्तहिद करने के लिए और बेहतर इंसान बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम माफ़ी भी करें लोगों के लिए, और उसके अलावा किसी के लिए अगर आसानी नहीं पैदा कर सकते तो मुश्किलें भी पैदा नहीं करें। बिल्कुल, वाकई बड़ा अहम पैगाम, और बहुत सारी बातें थी, अगर हम इन पर अमल करना शुरू कर दें तो वाकई ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। और हमारी दुआ यही है कि ये वबा या आफत जल्द ख़त्म हो जाए। बहुत खूबसूरत बातें की, वाकई बहुत अच्छा लगा अली हैदर आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब एक और अच्छे मरहले की तरफ चलें। अच्छे मरहले, बड़े ख़ास मरहले की तरफ जाना है, हमें जाना है कराची। देर हो गई आज, हम थोड़ा सा देर से हुए, कोई बात नहीं है, उन्होंने कौन सा बुरा मान लेना। और अभी अली हैदर ने कहा तो था कि भाई माफ़ कर दें अगर कोई बात है तो बस कर दें, इतनी अहम बात उन्होंने की है। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक। आयशा कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं?
जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप बताएं क्या हाल चाल है? हाल चाल सब बेहतर। बड़ी माफी वाफी की बातें चल रही थी। बस मैं बिल्कुल, वाकई वो बात बहुत अहम है माफ़ करने के हवाले से, तो बल्कि अब शो में मैं आपसे वाकई चले आज आपको माफ़ किया मैंने। आप मुझसे रोज माफ़ी मांगते हैं ना, मैंने आज आपको माफ़ किया सच्चे दिल से। ऐसे हाँ, मैंने माफ़ किया सबको। ये सब नाजरीन यहाँ पर एक दूसरे को माफ करने और माफी मांगने की बजाय माफ करने लगे हुए हैं। लेकिन हम आयशा को कहेंगे कि आयशा बताएं आज क्या पका रही हैं? हाँ, और अच्छा कुछ पकाएं वरना माफ नहीं करेंगे लोग। आज क्या पका रहे हैं? आज जैसे कि अफ्तार मज़ेदार में इस बात का खास ख्याल रखा जाता है और बिल्कुल इसी तरह प्लान की जाती है रेसिपीज़ के, जैसे कि आजकल के हालात हैं और हम कहीं बाहर नहीं जा सकते और अपने उन फेवरेट खानों को मिस कर रहे हैं, तो अफ्तार मज़ेदार 3 दफा कहें, वो रेसिपी 3 दफा कहें, गलती हुई है 3 दफा कहें। 3 दफा कहूँ, अफ्तार मज़ेदार। जी अब आगे बढ़े। सही, बिल्कुल ठीक। हाँ, तो हम इसमें रेसिपी जो बना रहे हैं वो रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई बना रहे हैं, ग्रीन कढ़ाई। ये हमारे हाईवे की भी बहुत फेवरेट और बहुत ही मशहूर कढ़ाई है, तो वही सेम रेसिपी मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ताकि आप लोग भी अपने घर में इसी रेसिपी को एंजॉय करें। तो देर नहीं करेंगे, बिल्कुल जल्दी से शुरू करेंगे ताकि आप अगर अभी बनाना चाहें तो फौरन बन जाए। बहुत सिंपल रेसिपी है और घर में सारी चीज़ें मौजूद होती है क्योंकि रमज़ान से उसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें सब चीज़ें होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने इसके लिए ज़रूरी है कि ऑयल डालेंगे। हम ले रहे हैं मिज़ान कैनोला ऑयल जो कि कोलेस्ट्रॉल फ्री है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करता है। साथ ही आज आपने कैनोला ऑयल लिया? विटामिन जी मैं डेली यही ले रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कैनोला ऑयल मेरे ख्याल में आपने कहा पहली ऑयल भी है, इसका सनफ्लावर भी है। अच्छा हाँ बिल्कुल। नहीं मैं कहती हूँ रोज, वो कहती है। वैसे हमारा मेरा और आपका प्रॉब्लम है, हमारा ध्यान इतना ज्यादा होता है खाने की तरफ कि हम सुन कुछ नहीं रहे होते जो वो बता रही हैं, हम सिर्फ देख रहे होते हैं जो वो बना रही हैं। चलिए ठीक है, आपने कैनोला ऑयल डाला, फिर उसके बाद सही हाँ उसे थोड़ा सा हमने गर्म करेंगे और उसमें हमने ये आमलेट चॉप टाइप जो प्याज होती है वो शामिल कर देंगे। साथ इसमें अच्छा सा जो टेस्ट आता है ना बाजार वाला, वो किस तरह से आता है वो बताती हूँ मैं। ग्रीन चिल्ली है स्लाइस हुई भी, वो साथ इसमें शामिल कर देते हैं और इसे थोड़ा सा हम सौते करेंगे। इसकी एक अच्छा सा अरोमा आने लगेगा तो हम इसमें चिकन शामिल करेंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। ठीक है, ये चिकन ली है मैंने, आप ले सकते हैं चिकन। ये जो हम कढ़ाई बना रहे हैं, कढ़ाई पीस भी आते हैं, वो ले सकते हैं आप। 12 पीस करवा लें, 16 पीस करवा लें, जिस तरह के आपको पसंद हो। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी है। आपका सेगमेंट शुरू होता है और कॉलर्स की देखें भरमार शुरू हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। शुरू हो जाती है, इतनी मोहब्बत करते हैं लोग मुझसे, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह जी। इस्लामाबाद से कॉलर हैं हमारे साथ। जी ज़रियाब बात कर रही हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसी हैं ज़रियाब? रमजान मुबारक। अल्लाह का शुक्र है, बड़ा मजा आ रहा है। मेरी कॉल मिल गई आप लोगों से, मैंने अभी मिलाई है और लाइफ में पहली बार किसी को कॉल मिलाई है और आप लोगों से कॉल हमने अपनी लाइन ज़रियाब आपके लिए खुली छोड़ी हुई थी। बिल्कुल, आपकी लाइफ तब्दील हो गई आज। एक तो ये कि मेरा नाम आ रहा है, मेरी अम्मा बहुत खुश हो रही हैं देख के। मेरी मदर बहुत बड़ी फैन है। अम्मा को सलाम कहिए। बिल्कुल हमारी तरफ से। वो आपको सलाम कह रही है, वो कह रही है स्पेशली शफा को सलाम कहे मेरा। अरे वालेकुम अस्सलाम। अम्मा को सबसे पहले सलाम ही मैंने किया। अम्मा अच्छा ये बात मुझे समझ में नहीं आई, सलाम में भी डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो सकती है भाई? मतलब अम्मा भी सलाम में डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, ये क्या वजह क्या हुई भाई? तक आपका एतराज पहुंचा देती हूँ, लेकिन आपको और आयशा को भी कराची में सलाम हम सबका। चले ठीक है। नहीं वालेकुम अस्सलाम हमारी तरफ से। और जब आयशा का सेगमेंट शुरू होता है तो वो हमारा फेवरेट पोर्शन होता है आपके सारे प्रोग्राम का, क्योंकि बड़ा मजा आता है जब आप लोग उनको तंग कर रहे होते हैं और वो आपको तंग कर रही होती हैं। हाँ, बस फिर भी सलाम आपने उनको नहीं किया था, जबरदस्ती लेना पड़ा। मैं कहाँ तंग करती हूँ उन्हें, मैं तो बहुत मासूम हूँ, यही मुझे तंग जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अबे पूछते हैं बाद में। अच्छा ये बताएं आपकी वालिदा क्या अच्छा पकाती हैं, ये बताएं। वालिदा सॉरी हाँ जी जी ज़रियाब, आपकी अम्मी कौन सी डिश सबसे अच्छी बनाती हैं? मेरी अम्मी बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं। वाह वाह, ज़बरदस्त, क्या बात है। तो ये आपकी जो बिरयानी है वो खास कौन सी बिरयानी होती है? बिरयानी की क्योंकि मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। वो कुछ घर में जैसे बन जाए वैसे बना लेती हैं, लेकिन जब भी बनाती हैं डिफरेंट बनती है हमेशा ही, और हमेशा ही मज़े की बनती है।
वाह वाह, ज़ाहिर है अम्मा जब बनाती हैं तो फिर तो अच्छी बनती है। अम्मा के कुकिंग स्किल्स को क्वेश्चन नहीं कर सकते ना हम। बिल्कुल। आप आयशा से कोई सवाल करना चाहेंगी? मैं आयशा से भी करती हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग वो अक्सर पूछ रहे होते हैं ना कि कौन हमें इनवाइट कर रहा है घर पे, तो आप हमारे घर में इनवाइटेड है। अरे भाई बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बात पर आपकी वालिदा को मैं दोबारा से सलाम करता हूँ। बिल्कुल, डिस्क्रिमिनेशन के बगैर करता हूँ। ठीक है, थैंक यू ज़रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। गजनफर साहब है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी गजनफर साहब, रमजान मुबारक। स्वीडन से बात कर रहे हैं आप। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी ग्लैड कि मेरी कॉल मिल गई है। जी मैं स्वीडन से बात कर रहा हूँ। मैं कल से ट्राई कर रहा था कि आपसे बात करूँ आप लोगों से। अरे बहुत शुक्रिया। स्वीडन का कितना लंबा रोजा है आजकल? मैडम ये रोजा ऑलमोस्ट 15 आवर्स का। अच्छा, 15-16 आवर्स, ठीक है, सही है। और इस वक्त स्वीडन में क्या वक्त हुआ है? सर इस वक्त ऑलमोस्ट 4 o'clock, आई एम नॉट श्योर, लेकिन 4 o'clock है, 4 बज रहे हैं। और मैं अभी आपको ऑफिस से कॉल कर रहा हूँ। मैं अपने ऑफिस में बैठ के आपकी बातें सुन रहा होता हूँ और साथ अपने काम। ये आपके बॉस क्या सोचेंगे? देखिए वहाँ पर तो बॉसेस भी बड़े सख्त होते हैं। क्या वो भी बातें सुना देंगे आपको? नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। यहाँ पे जो हिरार्किकल सिस्टम नहीं है, यहाँ पे जो बॉसेस होते हैं उनको अपने काम से कंसर्न होता है। यार वाह वाह वाह। आप चाहे उल्टे लटक के करो या जमीन पे लेट के करो, काम होना चाहिए। हाँ जी, काम होना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो अच्छा, मुझे ये बताइए कि मैंने जिंदगी में पहली दफा। ठीक है, कुछ कहना चाहेंगे आप प्रोग्राम के हवाले से या कोई सवाल करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मैं आप दोनों को अप्रिशिएट करने के लिए कॉल किया, आप दोनों से बात करने के लिए कॉल किया। मैं अमूमन शोज नहीं देखता, लेकिन मैं ऑफिस में बैठ के जब खबरें सुन रहा होता हूँ तो आपका शो भी चल रहा होता है, तो आप दोनों की कंपेयरिंग मैं बहुत ही खुश होता हूँ आप दोनों को देख के, और सुन के भी बहुत खुश होता हूँ। थैंक यू जी, बहुत खुश हो रहे हैं आपको सुनकर, बहुत शुक्रिया। और दुआएं करते रहे हमारे लिए, ये बड़ी जरूरी बात है। और रमजान में तो दुआएं बहुत कबूल होती हैं। ये बताएं कि वहाँ पर स्वीडन में कोरोना वायरस के हवाले से क्या हालात हैं? लॉकडाउन है या लॉकडाउन नहीं है? आपने तो कहा आप ऑफिस में बैठे हुए हैं। जी, असल में स्वीडन में लॉकडाउन नहीं, इट्स टाइप ऑफ अ स्मार्ट लॉकडाउन। कुछ चीजें बंद कर दी हैं, कुछ चीजें खोली हुई है। ऐसे ही जैसे मेरे ऑफिस में फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो टीम है, क्रेडिट की टीम है, मैं बैंक में काम करता हूँ, तो मेरी टीम के 6 मेंबर्स हैं। तो 2 मेंबर्स इस वीक काम करेंगे, 2 मेंबर्स नेक्स्ट वीक ऑफिस आएंगे, तो इस तरह स्प्लिट किया हुआ है। ओके, रोटेशन हुई है। सोशल। अच्छा, फाइनली ये बताएं कि स्वीडन में सबसे अच्छी डिश आपको क्या लगी? क्या खाते हैं स्वीडन में भाई? स्वीडिश या कोई भी जो खास डिश हो, जो आपकी फेवरेट भी, स्वीडन की खास डिश हो और हलाल हो। हम लोग यहाँ पे काफी केयरफुल होते हैं मीट के हवाले से। बिल्कुल। तो सालमन मुझे अच्छी लगती है। अच्छा। सिट्रोन सालमन जो लेमन के साथ होती है, बटर और लेमन के साथ। और मीठे में इनकी एक अपनी स्पेशलिटी है कनेल बुले, जो कि ब्रेड में सिनेमन और ब्राउन शुगर कोटेड ब्रेड होती है, और ऊपर सिरप होता है, उसका चीनी का सिरप होता है। अच्छा, जबरदस्त। हम देखते हैं आयशा को ये चीजें बनाना आती हैं या नहीं आती। थैंक यू, बहुत शुक्रिया गजनफर साहब। अच्छा, आमिर साहब हैं हमारे साथ सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम। मैंने यहाँ पे आप कॉल ले रहे हैं, मैं बता दूं। जी, एक सेकंड, पूरी बन जाएगी। अच्छा, एक सेकंड। जी, आमिर साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। मैं बड़े दिनों से आपको मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 पॉइंट्स थे मेरे पास लॉकडाउन की वजह से। मैंने आप लोगों को जो मैसेज आते हैं उनके ऊपर मैंने व्हाट्सएप भी किया था, लेकिन हमारी हुकूमत को इनको अक्ल नहीं आती है कि ये लॉकडाउन को किस तरह लेकर चलना चाहते हैं। मेरे पास एक पॉइंट है, अगर हम उस पॉइंट पे चलेंगे तो इंशाल्लाह हमारे मार्केट में रश भी नहीं होगा और सारी चीजें स्मूथ चलेंगी। बताइए। तो सर पॉइंट ये है कि जो गला मंडी होती है, जो होलसेल की जो शॉप्स होती हैं, जो मॉर्निंग, इनकी टाइमिंग अगर सुबह 7 से लेकर 3 बजे कर दें,
ठीक है। 7 से 3 बजे तक ये मार्केट खुलेंगे। जो होलसेल वाली दुकानें हैं, दालें शालें जो भी हैं, ये सब ये ओपन करें। 3 बजे के बाद ये सारी बाजार बंद हो रहने चाहिए। इसके बाद फिर जो सेकंड कैटेगरी आती है, जैसे हमारे अगर हम अफ्तारी के बाद ले लें तो हम अफ्तारी के बाद जो कपड़े की दुकानें हैं, जूते की दुकानें, दूसरी जो फैमिलीज के लिए है ना, वो हम अफ्तारी के बाद रात को 10 बजे तक खोल दें। ठीक है। उसमें ये क्या होगा, जो दिन का जो रश होगा वो दुकानें बंद होंगी तो मार्केट में रश कम रहेगा, दुकानें बंद रहेंगी तो रश कम रहेगा। चलें ठीक है, सही, ये बात आपकी पहुंच गई और अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं हुकूमत वाले। जाहिर है उन्होंने सुन लिया होगा। ठीक है जी आयशा। जी, यहाँ पे मैंने सबसे पहले ऑयल लिया था, जो कि मैंने लिया था मिज़ान का कनोला ऑयल, और उसमें शामिल किया था मैंने प्याज चॉप किया हुआ, आमलेट पे ग्रीन चिली मैंने जो स्लाइस में कटी हुई थी वो शामिल की थी। फिर उसमें मैंने चिकन ऐड कर दी थी, साथ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया था। अब उसे मैंने जब भूना उसके बाद मैंने उसमें दही ऐड किए 1 कप के बराबर। फिर उसमें मैंने नमक हस्बे ज़रूरत ऐड किया और उसे मैं बराबर इस तरह से भून रही थी। अब जो इसके ख़ास मसाले हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, जो कढ़ाई में अच्छा सा टेस्ट लाएंगे, वो मैं शामिल करती हूँ। 1 चाय का चम्मच कूटा हुआ ज़ीरा, फ्रेश कूटा था, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसी तरह 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, कुटा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्चें वो हम थोड़ा एंड में डालेंगे, इससे पहले हम गरम मसाला और ये दोनों और मेथी एंड में डालेंगे। अब मैं यहाँ पे शामिल कर देती हूँ लेमन जूस, और मैंने जो हरा मसाला पीसा था वो बता देती हूँ मैंने उसमें क्या क्या डाला था। मैंने हरा धनिया लिया था, पुदीना लिया था और हरी मिर्चें ली थी। साथ मैंने शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया था, जिसकी आजकल बहुत ज़रूरत है, विटामिन सी होता है, वो भी बात है, इसलिए भी ली थी। और दूसरा ये कि मैंने इसका कलर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा मिर्चें नहीं लगती। बच्चे ये होता है कि कढ़ाई वगैरह नहीं खाते कि बहुत मिर्चें, हरी मिर्चें भी डली हैं, कुटी लाल मिर्चें भी डली हैं, तो इसलिए शिमला मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। उसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा और मिर्चें भी नहीं लगेंगी। वो भी मैंने शामिल कर दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह भून रही हूँ। जैसी किस बात पे आपने अचानक से आपको ये हंसी आई कि बच्चे नहीं खाते? नहीं, मुझे इस बात पे हंसी आई कि उन्होंने फिर कहा कि शिमला मिर्च में बहुत विटामिन सी होती है, तो मुझे याद आ गया कि अब ओवैस जो है आपसे बजाय इसके कि वो पूछे, मैं उनको बता देती हूँ कि इस डिश में मेरा ख्याल है आप अगर आपको शिमला मिर्च नहीं मिलती तो 1 विटामिन सी की गोली डाल के ना इसको जब आप ब्लेंड करेंगे तो वो बिल्कुल फायदा हो ही जाएगा, तो उसका टेस्ट भी ये तो मुझे याद हो गया है कि शिमला मिर्च में विटामिन सी होता है। और ये अब मुझे किसी भी वक्त आप रात को सोते हुए ना उठाकर पूछेंगे हाँ भाई शिमला मिर्च, तो मैं कहूँगा विटामिन सी। अब मुझे इतना याद हो गया। अच्छा, अब एक और अहम मसले की तरफ चलते हैं। तो क्या आप रमज़ान के दौरान वर्जिश करना चाहते हैं? अगर आप रोजे से हैं और वर्जिश करने जा रहे हैं तो फिर दुरुस्त वर्जिश का इंतखाब ज्यादा है। आप मुझसे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं? ये मैं सबसे पूछ रहा हूँ अवामी तौर पर। अच्छा, जवाब अवामी देंगे, जलसे में पूछा जाता है क्या आप मुझे वोट देंगे वैसे। तो अब अगर आप वर्जिश का इंतखाब सही तरीके से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उससे होगा ये कि आपका सांस कम फूलेगा, पानी की कम ज़रूरत महसूस होगी और पट्ठों को फूलने से बचाने में भी मदद मिलेगी। जबकि आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि रमज़ान में वर्जिश का दुरुस्त वक्त है क्या। ये सब जानेंगे। हमारे साथ हैं फिटनेस ट्रेनर सोनिया लोधी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सोनिया। जी सोनिया, आप हमें नज़र आ रही हैं, आवाज़ आपको नहीं आ रही लगता है हमारी। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे अभी आवाज़ आई है आपकी। चलें, गुड, ठीक है, अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। रमज़ान मुबारक आपको। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो रमज़ान में वर्जिश करने का दुरुस्त वक्त है, ये कोई है या किसी वक्त भी की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी। रमज़ान में दुरुस्त जो टाइम है वो है या तो अफ्तार के 1.5 से 2 घंटे बाद या फिर सहरी से 1.5 से 2 घंटा पहले, क्योंकि जब आप खाना खाए हुए होते हैं, ऑब्वियसली आप अफ्तार किए हुए होते हैं, तो आपके स्टमक ऑलरेडी फुल होता है, तो आप उसके फ़ौरन बाद वर्जिश नहीं कर सकते। सो उसको 1.5 से 2 घंटा रिक्वायर्ड होता है डाइजेस्ट करने के लिए, आपके स्टमक को एक टाइम रिक्वायर्ड होता है। सो मैं सबसे यही कहती हूँ कि भाई जो भी आप लोग खाना खा रहे हैं, इवन जो अफ्तारी के बाद आप लोग वर्कआउट करना चाहते भी हैं, तो अफ्तारी में भी आप लोग सिंपल कार्ब्स का इस्तेमाल कीजिए, हल्का हाथ रखिए ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके और आप इजीली वर्कआउट कर सकें। अच्छा, रोज़े की हालत में क्यों नहीं वर्कआउट कर सकते? उसका रीज़न ये है कि ऑलरेडी बॉडी आपकी स्टार्विंग मोड में होती है, आपकी एनर्जी लेवल ऑलरेडी इतना लो होता है, उसके ऊपर जब आप एक्सर्शन करेंगे तो आपके फेट होने के चांसेस। ठीक है, ओके। अच्छा आयशा, आपकी तरफ अब हम आते हैं, सोनिया को की तरफ हम दोबारा जाएंगे, पूछेंगे उनसे कि कौन सा वक्त ऐसा है। मेरे ख्याल में वैसे हमने ज्यादा ये सुना था कि आप रमजान में इफ्तारी से थोड़ा टाइम पहले जो है वो वर्कआउट करें। आप ये कंफ्यूजन क्लियर कर लेंगे? कंफ्यूजन है वो हम सोनिया से क्लियर करेंगे। आयशा बताएं कहाँ तक आपकी ये कढ़ाई पहुंची? जी, यहाँ पे मैंने ना कुटी हुई काली मिर्चें शामिल कर दिए,
पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया है, साथ में इसमें शामिल कर रही हूँ ऑल पर्पस की क्रीम। अगर आप कढ़ाई बना रहे हैं, हांडी बना रहे हैं, उसमें इसे शामिल करें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है क्योंकि खालिस दूध से तैयार होती है और उसका टेस्ट बहुत अच्छा है ना। तो गाढ़ी भी आपको कोई वेव करने की ज़रूरत भी नहीं है, इसे बस ऐसे ही डाला और इसे हम भूनना शुरू करेंगे और ये हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो गई है। आखिर में मैं इसमें ये खुश्क मेथी होती है, कस्तूरी मेथी, वो शामिल करूँगी बस, और फिर हमारी डिश तैयार है। साथ में आज मीठा भी बना रही हूँ क्योंकि जुम्मे का दिन है जी। कसूरी क्या कसूर है इस बेचारी का? इसका कसूर ये कि इसे सुखा दिया जाता है और फिर इसे शामिल किया जाता है अपनी डिश में। अरे सुखा दिया जाता है तो सजा हो गई इसकी, किसी जुर्म में इसको सजा दिया, सजा। ये देखें लेकिन इससे टेस्ट अच्छा हो जाता है। ये देखें कितना अच्छा कलर आ गया है ऑल पर्पस की क्रीम डालते ही। ये देखें बिल्कुल हम देख ही रहे हैं, बहुत जबरदस्त हो गई है। अब ये कस्तूरी मेथी आप इसको इस तरह से डालते हैं रगड़ रगड़ के ना हाथ से। ठीक है आप जी बस ये हो गई है तैयार। चले ये हमारी तैयारी हो गई है। हमें अच्छा सोनिया की तरफ जाने दे जरा, हमारी ये कंफ्यूजन है जो मेरे जहन में आ गई फौरन जैसे ही सोनिया ने ये कहा। जी सोनिया आपको आवाज आ रही है हमारी? जी अब मुझे आवाज आ रही है बिल्कुल। अच्छा सोनिया अब आपने ये बताया कि हम या तो अफ्तारी के 2 घंटे 3 घंटे बाद वर्कआउट करें या हम सहरी में सहरी खाने से बाद पहले। अच्छा अब जो मोस्टली हमने जब सुना है और मैंने भी कई जगहों पर पढ़ा है कि अफ्तारी से पहले का भी आखिरी जो 40 मिनट या 50 मिनट रह जाते हैं वो भी बड़ा अच्छा टाइम है कि आप वर्कआउट करें, क्योंकि जो भी भूख लगनी है, प्यास लगनी है, उसके बाद सहरी अफ्तारी फौरन आ जानी है। एग्जैक्टली देखिए वो ना कुछ केसेस होते हैं, ये चीज हर किसी के ऊपर लागू नहीं होती। वो होता है ना कि हर कानून हर किसी के ऊपर लागू नहीं हो सकता। लाइकवाइज ये वाली जो फिटनेस से रिलेटेड चीज है ना, जब आप फैट लॉस जर्नी कोई स्पेसिफिक कोई केस है, जैसे कोई 100+ kgs है, 90+ और उनके इमीडिएटली उनको अपना वेट जो है वो डाउन करना है या फैट लॉस जर्नी पर है और उनको वो लॉस करना है, सो उस सूरत में तो मैं करवा सकती हूँ या कोई भी ट्रेनर उनको रिकमेंड कर सकता है। लेकिन अगर हम तो ओवरऑल बात कर रहे हैं ना, इस वक्त आपने मुझसे पूछा कि हम कौन कौन काम कर सकते हैं, सो उस सूरत में जो एक एवरेज पर्सन है जो अपने आप को मेंटेन रखना चाहता है या हल्का फुल्का वजन 5 से 7 किलो उनको जो है वो डाउन करने हैं, तो उन लोगों के लिए ये चीज है कि वो सहरी से 1.5 से 2 घंटा पहले वर्कआउट करें, क्योंकि यानी जब तक आप 1 घंटे का वर्कआउट खत्म करेंगे तो सहरी का टाइम हो जाएगा, फिर आप इजीली सहरी करें और सो जाएं। और अगर आप अफ्तारी के बाद वर्कआउट करते हैं तो जरा हल्का खाना खाएं, आप हल्का मतलब यानी कि सिंपल कार्ब्स लें जो कि इजीली डाइजेस्ट हो सके आपके स्टमक में, आपकी बॉडी को एनर्जी भी आ जाए कि आप एक्सर्ट भी कर सकें। तो ये बेस्ट टाइम है एक आम पब्लिक के लिए, एक आम एवरेज पर्सन के लिए कि जो वर्कआउट कर सकें। लेकिन जो फैट लॉस जर्नी पर या वेट लॉस जर्नी पे हैं, जिनको 20-20 किलो घटाना है, 25 किलो घटाना है, लोगों का बहुत ज्यादा जो लोग ओबीस होते हैं और वो इस जर्नी पर होते हैं, उनके लिए होता है फिर ये कि जी आप सहरी से अफ्तारी से 40 मिनट पहले जो है आप कर सकें। और आप यकीन कीजिए वो लोग भी जब करते हैं ना तो वो भी बिल्कुल लिटरली डाउन हो जाती है, उनकी एनर्जी फेंट हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी स्टार्विंग मोड में होती है, फास्टिंग में होते हैं आप, तो इतनी ज्यादा एनर्जी होती नहीं है कि आप एक्सर्ट कर सकें। सो ये इसका बेस्ट टाइम है। बल्कि जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं मैं उनको भी यही कहना चाहूंगी कि वर्कआउट जरूर करें। ठीक है जरूर करें। और इस पर हम दोबारा आते हैं आपकी तरफ और आयशा की तरफ भी हम जाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। आयशा की तरफ चलते हैं। आयशा आपने एक रेसिपी तो मुकम्मल कर ली है, अब दूसरी मुकम्मल की और बड़ी अच्छी लग रही है, प्यारी खूबसूरत लग रही है वो मुर्गी दिन है जो और आपने बनाई है। दस्तरखान पे होना तो क्या ही बात है। वाह 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 वाकई सही तो मैं मीठा बना रही हूँ और बहुत ही स्पेशल रेसिपी, और ये मेरी खुद की बनाई हुई रेसिपी है। मैं बना रही हूँ मैंगो फ्रूट फिन्नी। देखिए मैं ले रही हूँ जिसके लिए ऑल पर्पस दूध जो कि बहुत खालिस है और ये तैयार किया जाता है, 100% गुडनेस है, साथ ही इसमें ह्यूमन टच नहीं है। और आजकल जैसे कि हालात हैं तो उसके लिए हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपने प्यारों का रखना है, तो हमें अच्छी और हेल्दी चीज़ें चूज़ करनी होंगी। इसके लिए हम ले रहे हैं ऑल पर्पस का मिल्क। अच्छा ये भी बता दें, ये खीर और फिरनी का फर्क बता दें जरा, ये एक साइंसी सवाल आया है। ये मैं नहीं बताऊंगी, आप बताएंगे, ये मैंने आपसे किया था, इसकी डेफिनेशन आप बोलें। और ऑप्शन में है कि कोई नहीं बताया, ऑप्शन खीर में चावल होते हैं, फिरनी में चावल नहीं होते। ऑप्शन ये चावल तो होते हैं दोनों में, ये बता देती हूँ। चलो इतनी हेल्प कर। जवाब गलत हो गया भाई, अब आप बता दें।
शर्मिंदा ही करा दिया हुआ ऐसा। हाँ, खीर जो होती है उसमें मोटे चावल होते हैं जो कि हम साबित भी डाल देते हैं और उसे बॉईल करने के बाद अच्छी तरह दूध में जब गल जाते हैं फिर उसे हम पीसते हैं तो मोटे मोटे रहते हैं। फिरनी जो होती है उसको जब हम बनाते हैं तो उसके चावल को हम इस तरह से भिगो के रखते हैं आधे घंटे के लिए, फिर उसे बिल्कुल बारीक पेस्ट इस तरह से बना लेते हैं, बिल्कुल बारीक, इसमें बिल्कुल भी दाना नहीं होता चावल का। तो जैसे ही हमारा दूध गर्म होगा हम इसमें ये जो कि मैंने 1 कप चावल लिए थे उसे बिल्कुल बारीक पीस लिया, थोड़ा सा पानी डाल के ये शामिल कर दूंगी। इसे शामिल करते ही मैं इसमें चमचा चलाती रहूंगी बराबर, क्योंकि ये लग जाएगी तो सारा टेस्ट खराब हो जाएगा। फिर से अच्छा सा मैंगो, क्योंकि मैंगो फ्रूट खीर बन रही है जी, बिल्कुल बराबर हिलाती रहूंगी या चलाती रहूंगी। आप चमचा चलाने के लिए कोई शख्स रख लें अपना, कोई असिस्टेंट, कोई छोटा मोटा। आप आ जाए ना। नहीं तो मैं तो यहाँ पर हूँ ना, वरना तो मैं कर लेता ये काम, बहुत शौक तो से कर लेता मैं ये काम। एक ही तो बात है, यहाँ पे आ जाए। हाँ तो तनख्वाह ज्यादा देंगी तो फिर जलाते रहते हैं आप तो खाना। अच्छा अब आगे चले, आधा आधा कर लेंगे जी। मैं यहाँ पे मैंगो कस्टर्ड लाई हूँ, उसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया है, उसे भी मैं अच्छी तरह मिक्स करूंगी और फिर से इसमें ऐड करूंगी जब चावल गल जाएंगे हमारे। ठीक है, ठीक है। तब तक आप जरा इंतजार करें, हमें सोनिया की तरफ से हो आने दें। जी सोनिया। सोनिया आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल मुझे आ रही है जी। अच्छा जी, तो अब ज़रा ये बताइए कि बात हो रही थी रोज़े और वर्जिश की, तो रोज़े के दौरान वर्जिश करने का क्या कोई ज़्यादा फ़ायदा होता है? क्योंकि अगर फूड इंटेक कम हो आपका तो वो फिर वर्जिश का फ़ायदा तो मुझे लगता है कि नहीं होगा। जी मैंने अभी बस मैं यही बता रही थी कि अगर बॉडी आपकी स्टार्विंग मोड में है और आप ऑलरेडी फास्टिंग में हैं, सो ऑब्वियसली आपका एनर्जी लेवल इतना लो होता है कि आप वर्कआउट ठीक से कर ही नहीं पाते हैं। तो जो जिनका मैंने बताया, जो लोग बहुत ज्यादा ओबीस होते हैं, जैसे 20-25 केजीज जिनको रिड्यूस करना होता है, तो उनके फैट से ही उनकी बॉडी एनर्जी लेती है बेसिकली, जिसकी वजह से वो वर्कआउट कर पा रहे होते हैं थोड़ा बहुत, अदरवाइज वो भी हाफ जाते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि अफ्तार से जस्ट पहले वर्कआउट कर पाते हैं। तो इसीलिए जो रिकमेंडेड है वो यही है कि अफ्तार में आप सिंपल कार्ब्स का इस्तेमाल कीजिए और जस्ट राइट आफ्टर अफ्तार, लाइक 2 घंटे के वक्फे के बाद आप इजीली वर्कआउट कर सकते हैं। बॉडी को एनर्जी भी मिल चुकी होती है, सिंपल कार्ब्स होते हैं, डाइजेस्ट भी हो चुके होते हैं, सो आप वेट, इसमें आप वेट मेंटेन भी करते हैं और वेट लॉस करना चाहें तो वेट लॉस भी करते हैं, यानी सारे काम हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सोनिया लोधी, और आपने वाकई रागिब कर दिया लोगों को कि रोज़े की वजह से लोग अगर बहाने बना रहे हैं तो ये बहाने ना बनाएं। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर जो खाने की सूरत हाल रह गई है उस पर जाएंगे। वेलकम बैक इसी रमज़ान और हम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब चलते हैं कराची आयशा की तरफ और वो जो फिरनी तैयार हो रही थी उसकी सूरत हाल जानते हैं। सूरत हाल जी, यहाँ पे सूरत हाल फिरनी की ऐसी है कि फिरनी तैयार हो चुकी है। मैंने क्या किया था कि दूध गर्म किया था, उसमें पिसे हुए चावल जो पहले मैंने भिगोए थे यानी सोख किए थे, फिर उसे बारीक पीस लिया तो वो शामिल किया। फिर मैंने थोड़ा सा जो दूध बचा था ऑल पर्स का, उसी में मैंने मैंगो कस्टर्ड लिया था और उसे अच्छी तरह घोला और इसमें शामिल कर दिया। ये फिरनी हमारी तैयार हो गई है। ये कितनी देर में तैयार हो जाती है? चीनी शामिल की थी इसमें मैंने मीठा करने के लिए। ये तैयार हो गई आपके सामने, जल्दी हो जाती है। इसका चावल जो है जल्दी गल जाता है, खीर का बहुत टाइम लेता है। तो ये तो फिरनी तैयार हो गई। अब इसे फ्रूट हमें इसे टच देना है, तो यहाँ पे मैंने मिक्स फ्रूट कैन लिया है जो कि बहुत अच्छा मज़ेदार होता है। उसकी एक लेयर लगाते हैं। एक मज़ेदार, एक अलग सी होगी। रवायती खीर और फिरनियाँ तो बनती रहती हैं, लेकिन एक बिल्कुल अलग रेसिपी है। इसमें मैं ले रही हूँ ऑल पर्स की क्रीम जो कि खालिस इनके दूध से तैयार होती है और बहुत ही गाढ़ी है, मज़ेदार है। और आपकी डिश जी आयशा, आप जो ये इतने मीठे बनाती हैं, ज़ाहिर खुद भी खाती ही होंगी, आप मोटी क्यों नहीं होती? जी जी बिल्कुल, मैं मोटी थी, बहुत मोटी थी, लेकिन मैंने अब डाइट कर ली है। अब आपने सोचा कि अब आप दूसरे लोगों को मोटा करें? आप दूसरे लोगों को करूं, लेकिन देखें अगर बैलेंस डाइट रख के खाएं, हर चीज़ आप खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि हर चीज़ खाएं। अल्लाह ने दी है आपको नेमतें, तो हर चीज़ से आप जी हाँ ये ना करें कि बस उसको आप भर लें, बस मुझे बहुत ज़्यादा खाना है। ओवर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। गुड आयशा जी बिल्कुल, अब तो इंटेलिजेंट निकली माशाल्लाह। अच्छा, आपको इतने दिनों बाद अब पता चला? आज नहीं मतलब ये तो आज तो आपने इस बात पर बिल्कुल सब्त कर दिया अपना, आपने बता दिया सारी दुनिया को कि बस कंफर्म हो गया आज तो।
अच्छा जी, हमारे साथ ये आप थोड़ा थोड़ा खाएं जी। अच्छा जेली, ये मैंगो जेली डाल रही हूँ क्योंकि हम मैंगो पूरा टच दे रहे हैं ना, इसे मैंगो दस्तरखान में हम मिस ना करें, तो इसलिए मैं मैंगो जेली डाल दी है। साथ इसमें ऑल पर्स की क्रीम और ये ग्रीस चेरी होती है, इसे डाल के गार्निश करूंगी और ये तैयार है बिल्कुल। ठीक है, आप गार्निश करें। और हमारे प्रोग्राम की गार्निशिंग तब होती है जब लोगों की कॉल्स आएँ और हम उनसे बात करें, गपशप लगाएं। हमारे साथ जहांगीर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर साहब, हैदराबाद तक आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? अरे नहीं भाई, कॉल ड्रॉप हो गई। मैंने ज्यादा तारीफ कर दी थी। हाँ, ज्यादा ही नाम भी तो इनका जहांगीर था ना। बादशाह सलामत नाराज हो गए होंगे कि आपने क्या वक्त लगाया मेरा। चलें ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे ही वक्त कम रह गया और ये खीर तैयार हो गई है, गार्निशिंग जी बिल्कुल तैयार हो गई है। ये बस मेरी टेबल पे जा रही है। वाह वाह वाह। वो थोड़ी सी रह गई है, थोड़ी सी ना खूबसूरती के लिए। ये हर चीज का ख्याल रखते हैं, जब आपकी डिश खूबसूरत होगी तो जाहिर सी बात है रेसिपी कि खाने में भी मजा आएगा। ये एक दफा रेसिपी रिकैप कढ़ाई की कर दें, ये तो हमने देख ली ना। हाँ चलें, कढ़ाई की रेसिपी रिकैप कर दें। जी, कढ़ाई में मैंने सबसे पहले और मैंने मिजान ऑयल लिया था, वो शामिल किया। उसके साथ मैंने जो चॉप आमलेट प्याज होते हैं वो शामिल किए, बिल्कुल बारीक कटी हुई स्लाइस हुई हरी मिर्चें मैंने शामिल की। फिर उसे अच्छा सा मैंने सौते किया। जब उसकी खुशबू आने लगी, अरोमा आने लगा, तो मैंने चिकन शामिल कर दिया। उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया, 1 खाने का चम्मच, जो उसे अच्छी तरह भूना। जब वो भून गया, उसमें मैंने 1 कप दही शामिल की, उसे भी अच्छी तरह भूना। हरा मसाला जो कि अलग से बनाया था वो बिल्कुल एंड में हमने शामिल किया क्योंकि उसका रंग खराब हो जाएगा। उसमें मैंने हरी मिर्च ली थी, शिमला मिर्च ली थी, हरा धनिया लिया था, पुदीना लिया था। ये चारों चीज़ों को मैंने बहुत अच्छा कम थोड़े से पानी में डाल के पीस लिया था। साथ ही मैंने जो मसाले इसमें स्पाइसेस डाले थे जो बहुत ही इससे अच्छा टेस्ट देते हैं, उसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली थी, कुटा जीरा लिया था, कुटा हुआ मैंने जीरा लिया था, कुटी हुई काली मिर्च ली थी और कुटी हुई लाल मिर्च दोनों ली थी, और कुटा हुआ जीरा लिया था, पिसा हुआ गरम मसाला लिया था, कुटा हुआ धनिया शामिल किया था। इन सब चीज़ों को मैंने आहिस्ता आहिस्ता वक्तन डाला क्योंकि काली मिर्चें रंग खराब कर देती, इसलिए बिल्कुल लास्ट में काली मिर्च और गरम मसाला शामिल किया था। साथ मैंने इसे और बहुत अच्छा टेस्ट देने के लिए ऑल पर्स की क्रीम शामिल की थी। तो हमारी हरी मसाले वाली कढ़ाई तैयार है। बिल्कुल ठीक है। और अब यहाँ पर इस्लामाबाद में तो अफ्तारी का भी वक्त बिल्कुल तैयार है, तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे आयशा, बड़ी ज़बरदस्त आपने रेसिपीज़ बताई और उम्मीद करते हैं कि मैं भी किसी दिन इनमें से कोई एक तो बना ही लूँगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, हम चलते हैं, अब इस्लामाबाद में अफ्तारी का वक्त हो जाता है, हम भी अफ्तारी करते हैं, आप लोग भी अफ्तार करें।